अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्यूएसओ के फिंगर टिप्स लेक्चर के बारे में। इसमें कोशिश ये होगी कि क्यूएसओ को इंतहाई सिंपल और आसान अल्फाज में समझाया जाए। हमारे क्यूएसओ के डिटेल लेक्चर भी पड़े हुए हर आर्टिकल पर, हर चैप्टर पर सेपरेट, लेकिन इसमें हम कोशिश ये करेंगे कि एक ही लेक्चर में सारा क्यूएसओ कर जाएंगे। तो क्यूएसओ जो है कानून शहादत ऑर्डर 1984 है और ये 28 अक्टूबर को एप्लीकेबल हुआ। अच्छा, 28 अक्टूबर को जब एप्लीकेबल हुआ तो इसमें ये बेसिकली बना कहाँ से था? इससे पहले कानून शहादत ऑर्डर क्या था? इससे पहले कानून शहादत ऑर्डर जो था लॉ ऑफ एविडेंस था। क्या था? लॉ ऑफ एविडेंस एक्ट। (1872) था। और एक बात बताता चलूं, आज भी इंडिया में यही चल रहा है। उन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स की हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू न्यू सूरत हाल के मुताबिक उन्होंने चीज़ें अमेंड की हैं, लेकिन हमारा जो था, हमें ही कानून शहादत चेंज करने की ज़रूरत क्यों आई? तो हमें कानून शहादत चेंज करने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि हमें लगा कि ये कानून शहादत जो है हमारे जो इस्लामिक प्रिंसिपल हैं, अब हम बात करने लग गए हैं प्रेम्बल की, तो जो हमारे इस्लामिक प्रिंसिपल हैं उनको प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहा, उनके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको मिस कर रहे हैं। तो लिहाजा हमने क्या किया, 5 जुलाई 1977 को प्रेसिडेंट ने ऑर्डर किया कि कानून शहादत को अमेंड किया जाए, चेंज किया जाए, लॉ ऑफ एविडेंस को इस्लाम के प्रिंसिपल के मुताबिक डाला जाए। तो वो फिर 5 जुलाई 1977 के ऑर्डर के बाद ये 28 अक्टूबर 1984 को कानून शहादत ऑर्डर की शक्ल में हमारे पास आ गया। और ये वाद ऑर्डर है आज तक, जिसको किसी भी सियासी जमात ने, किसी भी फोरम ने अपोज नहीं किया, किसी ने इसकी मुखालफत नहीं की। अदरवाइज कोई भी ऑर्डर आता है, कोई भी ऑर्डिनेंस आता है, जो अपोजिशन पार्टी होती है वो अक्सर उसको अपोज करती है, लेकिन ये वाद ऑर्डर है जिसको अपोज नहीं किया गया। ये था इसका बेसिक। अब इसमें एक और चीज है, कानून शहादत ऑर्डर के पार्ट कितने हैं? पार्ट इसके जी 3 है, 1, 2, 3। यानी पहले पार्ट में कितने चैप्टर हैं? 6 चैप्टर हैं। दूसरे पार्ट में कितने चैप्टर हैं? 2 चैप्टर हैं। तीसरे पार्ट में कितने चैप्टर हैं? 5 चैप्टर हैं। अब इसके पार्ट कितने? 3 है। इसके चैप्टर कितने हैं? 13 हैं। 13 इसके चैप्टर हैं। इसके आर्टिकल कितने? 166। अब अगर अभी हमने देखा जाए तो हमने अकॉर्डिंग टू क्यूएसओ हमने तकरीबन, अगर एमसीक्यूज़ को मद्देनज़र रखें तो हमने तकरीबन 10 से 11 एमसीक्यूज़ को रट लिया कि पार्ट कितने हैं, आर्टिकल कितने, चैप्टर कितने, इसका नाम कितना है, बना कब है, ये आया किससे था, उसके बाद ये इसका प्रॉपर नाम क्या, कानून शहादत ऑर्डर है। तो इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इसकी कानून शहादत ऑर्डर के पहले आर्टिकल की, क्योंकि अब हम 1 बाय 1 करके स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 को। चैप्टर 1 हमें बेसिकली बताता क्या है? ये बताता है प्रीलिमिनरी स्टेज कि कानून शहादत आर्टिकल 1 की बात करते हैं। आर्टिकल 1 हमें क्या बताता है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। यानी इसका टाइटल क्या है? इसका टाइटल है कानून शहादत ऑर्डर 1984। ये बना कब था? ये 1984 को बना था और तब ही लागू हुआ। और इसका निफाज कहाँ पे है? एक्सटेंट, इसकी कमेंसमेंट कहाँ पे है? तो इसका नफाज आर्बिट्रेशन कोर्ट्स के अलावा बाकी पाकिस्तान की तमाम कोर्ट्स में कानून शहादत जो है एप्लीकेबल होता है। इसको हम इस तरह कह सकते हैं, एक्सेप्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कोर्ट या आर्बिट्रेशन फोरम कह सकते हैं। इसमें एक चीज हमारे पास वो ये है, आर्बिट्रेशन में ये क्यों नहीं होता, या किसी भी अदारे की इंटरनल कार्रवाई में ये क्यों एप्लीकेबल नहीं होता? क्योंकि आर्बिट्रेशन का मकसद क्या होता है? आर्बिट्रेटर सुलह करवाने वाले होते हैं, सालस होते हैं। अगर शहादतों की, गवाहों की ही जरूरत होती तो आर्बिट्रेशन में क्यों जाना था? जनरल कोर्ट में चले जाते, शहादतें गवाह करवा लेते। क्योंकि जब सुलह होती है तो तब एविडेंस वगैरह या शहादतें नहीं होती, सुलह ही होती है जी, बात मुकानी है, ख़त्म करनी है। तो तब क्या
ये जो QSO है ये आर्बिट्रेशन कोर्ट के अलावा बाकी तमाम कोर्ट्स पर पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल है। अब हम बात करते हैं इसके आर्टिकल 2 की। आर्टिकल 2 जो है इसका वो बेसिकली इंटरप्रिटेशन है, डेफिनेशंस है, डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, हर वो चीज़ डॉक्यूमेंट है जिस पर कोई चीज़ लिखी हो, कोई वाजे हो, वो अशारे से बताई गई हो, और अशारे सॉरी कह रहा हूँ, वो उसमें पत्थर भी आते हैं, डॉक्यूमेंट भी आते हैं, टेप रिकॉर्डर्स भी आते हैं, उसमें हर वो चीज़ जो किसी चीज़ को शो कर रही हो, जिस चीज़ की एग्जिस्टेंस शो कर रही हो, वो डॉक्यूमेंट्री चीज़ होती है। अब कोर्ट कौन सी हैं? वो तमाम कोर्ट्स जो पाकिस्तान में एविडेंस जिसके ज़रिए चीज़ें इंक्वायर की जाएं, ये तो डेफिनेशंस हैं, ये आप ऑलमोस्ट पढ़ लेंगे। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 3 की। आर्टिकल 3 की बात करते हैं तो इसके मुतालिक मैंने क्या बताया था, हु मेड, इसकी वर्डिंग क्या है, हु मेड टेस्टिफाई, यानी कौन गवाही दे सकता है। कौन गवाही दे सकता है, तो इसकी जब हमने वर्डिंग पढ़ी तो मैं बाज आर्टिकल की इंग्लिश नहीं पढ़ूंगा आज। उसकी रीज़न ये है कि अगर हमने इसको फिंगर टिप्स में करना है, मैं इंग्लिश पढ़ने लग गया तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। कौन बंदा गवाही दे सकता है? हर वो इंसान गवाही दे सकता है जो चीज़ों को समझ सकता है, जो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकता है और उसका जवाब देने की कैपेसिटी रखता है, वो क्या कर सकता है, गवाही दे सकता है। लेकिन लूनेटिक यानी पागल, बच्चा और बूढ़ा या बीमार जो क्वेश्चन को समझने की या सुनने की सलाहियत नहीं रखते, वो गवाही देने के काबिल नहीं है। दूसरा, वो बंदा जिसने झूठी गवाही दी हो अदालत में और अदालत से सजा याफ्ता हो झूठी गवाही पर, वो भी क्या है, गवाही नहीं दे सकता। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा जिसने गवाही देने के बाद तौबा, झूठी गवाही देने से बाद में तौबा कर लियो, तो वो बंदा क्या है, गवाही दे सकता है। अब इसमें जब इसको देखा जाए कि कौन गवाही दे सकता है, तो सबसे पहले हमारी जो क्वालिफिकेशंस हैं वो डिसाइड कहाँ से होती हैं। हमारी जितनी भी गवाही के मुतालिक क्वालिफिकेशंस होती हैं वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक, कुरान और सुन्नत के मुताबिक डिसाइड होती हैं हमारी गवाही की कैटेगरीज, हमारी क्वालिफिकेशंस। अब हम जब बात करें, ये है हमारा आर्टिकल 3 स्टार्ट हुआ, ये चैप्टर नंबर 2 का आर्टिकल 3 था। अब अगर हम बात करें इसके अलावा, तो आर्टिकल 4 से 14 तक हमारे पास क्या है, प्रिविलेजेस हैं। ये प्रिविलेजेस क्या हैं, 4 से 14 तक ये वो लोग हैं जिनको अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इन लोगों को आप शहादत देने के लिए, एविडेंस देने के लिए, गवाही देने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, कंपेल नहीं कर सकते। अब फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास कौन सी है? फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास है जी इसमें जज एंड मजिस्ट्रेट। जज और मजिस्ट्रेट आर्टिकल जी हमारे पास है 4। अब इसको वन बाय वन हम शुरू करते हैं, साथ साथ नोट डाउन करते जाएं, जरूरी नहीं है कि इधर चीजें लिखी रहे हमेशा। आर्टिकल 4 हमें बताता है कौन है जी, जज एंड मजिस्ट्रेट। जज और मजिस्ट्रेट जो अपनी अदालत में कार्रवाई करेंगे उसके लिए जवाबदेह नहीं है। किसी भी फोरम पर उनको नहीं बुलाया जाएगा कि आप इधर आके गवाही दें, क्योंकि वो उनका काम है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इसलिए वो अपनी अदालत में किसी को सजा दें, किसी को छोड़ें, उनके मुताल्लिक वो जवाबदेह नहीं है। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास आर्टिकल 5 कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। अब जो ड्यूरिंग मैरिज कम्युनिकेशन है, अब जो ड्यूरिंग मैरिज कम्युनिकेशन है, अब हस्बैंड वाइफ की जो भी कम्युनिकेशन, मियाँ बीवी की जो भी कम्युनिकेशन है, ना मियाँ को फोर्स किया जा सकता है कि अपनी बीवी की बातें बाहर फैलाओ, ना बीवी को फोर्स किया जाता है कि वो अपनी बीवी मियाँ की बातें बाहर नशर करे। हाँ, ना उनको एक दूसरे के खिलाफ एज ए गवाह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एक शर्त पर वो एक दूसरे के खिलाफ एज ए विटनेस बन सकते हैं। कैसे? जब उन दोनों के दरमियान आपस में केस शुरू हो जाए, यानी बाज हस्बैंड वाइफ के दरमियान ही डाइवोर्स का केस होता है ना, मेंटेनेंस का केस भी उनके खिलाफ ही उनके दोनों के दरमियान ही होता है। अब बच्चों की कस्टडी
इन सूरतों में मियाँ बीवी एक दूसरे के खिलाफ एज ए एविडेंस दे सकते हैं, अदरवाइज मियाँ बीवी को अपनी अंदर की बातें बताने के लिए एज ए गवाही देने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। अब हमारे पास है जी एविडेंस एज टू अफेयर ऑफ स्टेट, आर्टिकल है हमारे पास 6। वो मामलात, वो हुकूमती मामलात, वो हुकूमती अमूर जिनको हुकूमत ने पब्लिश ना किया और बार वाजे नशर ना किया, कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे मुआहदे होते हैं, आप उन मुआहदों के मुताल्लिक भी किसी भी गवर्नमेंट के नुमाइंदे को फोर्स नहीं कर सकते कि इसको एज ए एविडेंस ला के पेश करो, ठीक है। यानी अफेयर ऑफ स्टेट को भी आप नहीं ला सकते एज ए एविडेंस। उसके बाद है हमारे पास आर्टिकल 7 ऑफिशियल कम्युनिकेशन। अब जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है ये भी क्या है, ये भी सरकारी इंफॉर्मेशन है, सरकारी इतलाआत हैं, वो जो अदारों के अंदर एक दूसरे के यहाँ ट्रांसफ़र की जाती हैं। इसमें भी किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता कि आपकी जो ऑफिशियल इंटरनल कम्युनिकेशन है, जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, उसको आप आगे जाहिर करें या किसी को बताएं। उसके बाद हमारे पास है आर्टिकल 8 इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस। अब किसी पुलिस वाले को या किसी मजिस्ट्रेट को किसी जुर्म के होने के मुताल्लिक एक इत्तला मिलती है, या किसी रेवेन्यू ऑफिसर को किसी काम के मुताल्लिक होने की इत्तला मिलती है, तो आप उस ऑफिसर को या उस जज को, मजिस्ट्रेट को फोर्स नहीं कर सकते कि हमें ये बताओ कि आपको ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली है। आप उसको कंपेल नहीं कर सकते। उसको क्या है 4 से 14 तक की उसको प्रिविलेज हासिल है, उसको इससे इस्तिस्ना हासिल है। अब हमारे पास अगर हम बात करें आर्टिकल 9 की, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, आर्टिकल 8(9) है जी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। अब ये जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन क्या है जी, वकील की और उसके क्लाइंट की जितनी भी गुफ्तगू होगी, जितनी भी केस के मुताल्लिक गुफ्तगू होगी, वकील जो है उसको एज ए सबूत, एज ए एविडेंस, एज ए शहादत उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता। और ना वकील को फोर्स किया जा सकता है कि आप अपने क्लाइंट के मुताल्लिक जो आपको सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली है, क्योंकि क्लाइंट और वकील की जो बातें होती हैं वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है, सीक्रेट कन्वर्सेशन होती है। लिहाजा जो भी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होगी आप उसको लीक आउट नहीं करेंगे। दूसरा इसमें क्या है, आर्टिकल जब 10 की बात की जाए, इसको लिखते जाओ फिर आप लोगों ने भूल जाना। आप परेशान कब होते हैं, जब आप चीजें लिखते नहीं है साथ साथ, तब आपको भूल जाती हैं। एक चीज जब लिखते हैं, हाथ से निकालते हैं, वो नहीं भूलती। अब ये आर्टिकल 10 क्या कहता है जी, आर्टिकल 9 टू अप्लाई टू इंटरप्रेटर्स। अब जैसा कि वकील अपने क्लाइंट की कन्वर्सेशन को, गुफ्तगू को लीक आउट या एज ए एविडेंस नहीं पेश करेगा और ना उसको फोर्स किया जाएगा, इधर आर्टिकल 10 में ये कहते हैं वकील का क्लर्क, वकील का मुंशी, उसके दफ्तर का सारा अमला, वो भी इसी आर्टिकल को फॉलो करेगा, उस पर ये आर्टिकल बाइंडिंग है। यानी उनके क्लर्क और मुंशी की भी जो गवाही है, अगर वो दे भी देते हैं उसको माना नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो किस में आती है, वो प्रिविलेज में आती है। अब बात करते हैं आर्टिकल 11 की। ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसका कंसेप्ट अक्सर लोगों को मिस रहता है। प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाय वोल्टेरिंग एविडेंस, यानी वो गवाही जो आपको वो खुद आके अदालत में दे देता है। कोई ऐसा केस, एक वकील और पार्टी की कन्वर्सेशन हुई है, अब उस खुफिया कन्वर्सेशन को ही एक पार्टी ने खुद ही आके अदालत में एज ए एविडेंस बयान कर दिया है। इट डजंट मीन कि वकील को इजाज़त मिल गया कि जी इसने तो ये बातें खुद बता दी हैं लिहाजा मैं भी बता सकता हूं। नहीं, वो पार्टी है, वो क्लाइंट है, वो बता सकता है, वकील को इजाज़त फिर भी नहीं। बात समझ आ गई?
अब हमारे पास है जी कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइजर, आर्टिकल 12 है। 12 के मुताबिक साथ साथ लिखते जाएं। आर्टिकल 12 है वो कम्युनिकेशन जो आपने लीगल एडवाइजर के साथ अदालत या कोई अदालती अमला आपस में करता है, यानी जजेस अक्सर अपने एडवाइज़र से, अपने स्टाफ से कुछ चीज़ें शेयर कर लेते हैं। जो उनके एडवाइज़र होते हैं, बड़ी बड़ी अदालतों के वकला हज़रात भी गवर्नमेंट के होते हैं, अपने एडवाइज़र से चीज़ें शेयर कर ली जाती। अब उन चीज़ों को भी एज ए एविडेंस कि आपके दरमियान क्या चीज़ें हुई हैं, उनको एज ए एविडेंस पेश करो, तो आप उनको फोर्स नहीं कर सकते कि उनकी जो इंटरनल कन्वर्सेशन है उसको एज ए गवाह पेश किया जाए। अब जब बात करते हैं आर्टिकल 13 की, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड ऑफ विटनेस नॉट ए पार्टी। एक टाइटल डीड है जिसके जरिए कोई केस का इशू बना हुआ है, लेकिन आप उस बंदे को कह रहे हैं कि आप इसमें एज ए विटनेस पेश हों जो इस केस का पार्टी नहीं है, जो इस केस का फ्रीक ही नहीं है। अगर एक बंदा एक केस का फ्रीक नहीं है तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि आप इस केस में आके गवाही दें। फॉर एग्जांपल कोई गुरदौरी वाला बंदा होता है, गिरदावरियाँ होती हैं ना ज़मीनों की अक्सर पिंडों में, उसके अलावा कुछ ऐसा जिसके पास कोई रिकॉर्ड होता है किसी डॉक्यूमेंट के मुताल्लिक, तो आप जो अगर वो उस केस का पार्टी नहीं है तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि आके इस केस में गवाही दो, एज ए एविडेंस दो। ठीक है, बात समझ आ गई। फॉर एग्जाम्पल बाज़ ज़मीनों के ऐसे केस होते हैं, क्योंकि ज़मीनों का कोई भी मसला उसमें पटवारी भी इन्वॉल्व होता है, तहसीलदार भी इन्वॉल्व होता है, इसी भी क्योंकि ये रेवेन्यू के मैटर्स हैं ना। अब अगर पटवारी, तहसीलदार या रेवेन्यू पार्टी नहीं बना तो आप उनको फोर्स नहीं कर सकते कि आगे इसमें एविडेंस दो। बात समझ आ गई? अब उसमें इसको इस्तिस्ना हासिल है, प्रिविलेजेस हासिल। अब हमारे पास है जी आर्टिकल 114। अब इसका कंसेप्ट क्या है? 114 का कंसेप्ट ये है, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट विच एन अदर पर्सन, वर्डिंग सुनते हैं, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट विच एन अदर पर्सन हैविंग पोजेशन कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस। यानी डॉक्यूमेंट पार्टी में आपको बताता हूं, ए बी सी, डॉक्यूमेंट इसका है, पढ़ा इसके पास है, बी के पास है। डॉक्यूमेंट किसका है? ए का है। पढ़ा किसके पास है? एन अदर पर्सन डॉक्यूमेंट, पोजेशन इन एन अदर पर्सन, यानी इसका डॉक्यूमेंट है, पढ़ा बी के पास है। सी जो है वो इसको फोर्स नहीं कर सकता कि उस डॉक्यूमेंट को पेश करो, क्योंकि रिफ्यूजिंग अथॉरिटी इसके पास है। उसको लाने का, भेजने का, इनकार करने का इख्तियार जो है वो ए के पास है, बी के पास नहीं है। बी के पास जस्ट वो पड़ा हुआ है। बात समझ लग गई है? क्योंकि सी उसको फोर्स नहीं कर सकता इस डॉक्यूमेंट को एज ए एविडेंस पेश करो। अब ये हमारी थी 4 से 14 तक प्रिविलेजेस, जिसको 1 बाय 1 करके हमने पढ़ा। अब इसके अलावा हमारे जो जर्नल आर्टिकल हैं वो शुरू हो गए। अब बात आ गई है आर्टिकल 15 की। इसको पढ़ो, पहले इसकी टाइटल लाइन पढ़ो। विटनेस नॉट एक्सक्यूज्ड फ्रॉम आंसरिंग ऑन ग्राउंड दैट आंसर विल क्रिमिनेट। यानी जो गवाह एक केस में एज ए विटनेस बन के आ गया, एज ए गवाह बन के आ गया, वो इनकार इस वजह से सवाल के जवाब देने से नहीं कर सकता कि अगर मैंने जवाब दिया तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है या मैं इसमें इन्वॉल्व हो सकता हूं। तो इसका मैंने एक जर्नल सा इनको टाइटल दिया हुआ है, ही इज बाउंड टू आंसर। वो क्या है? आर्टिकल 115 के तहत जो विटनेस है जिससे सवाल किया जाएगा वो उसका जवाब देने के लिए बाउंड है, ही इज बाउंड टू आंसर। अब इसके बाद हमारे पास बात आ गई आर्टिकल 16। 16 क्या है? अकम्प्लिस। अकम्प्लिस कौन है? शरीके जुर्म, वादा माफ गवाह,
साथी, भाईवाल, ये चार मैंने इसके मीनिंग बताए। पंजाबी च एक और कहते ने जोड़ीदार तो हाँ नहीं, वो लंगोटिया और चीज़ है, वो इधर स्विमिंग पूल वखरा ही है अच्छा, अकम्प्लिस वो बंदा होता है यानी एक या एक से ज़्यादा लोगों ने, यानी एक से ज़्यादा लोगों ने मिलकर कोई काम किया हो। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5। आज भी अगर आप इसको तवज्जो से नहीं सुनेंगे तो फिर आप लोगों के पास टाइम नहीं बचेगा कि आप QSO को दोबारा पढ़ लें। अच्छा, एक दो तीन चार पांच लोगों ने एक मिलके कोई जुर्म किया, उनमें से ये 2 नंबर वाला क्या बन जाता है, अकम्प्लिस बन जाता है, वादा माफ गवाह बन जाता है। यानी वो सारी चीज़ें बता देता है कि हम पांचों ने मिलके ये मर्डर किया है, ये चोरी की है, ये डकैती की है, ये रोबरी की है, या ये रेप की है। अब उसकी जो गवाही होगी ना वो बाकियों पर असर रखेगी इस हद तक कि किया तो है ना, लेकिन डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि यानी इस पर तो साबित हो गया है, लेकिन उस गवाही को ये नहीं मान लिया जाएगा बाकियों पर भी साबित हो गया और एविडेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन इफेक्ट होता है उसका। कन्फेशन, ये कन्फेशन की बात नहीं हो रही, ये अकम्प्लिस की वादा माफ गवाह की डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं कि जो शरीके जुर्म होता है वो कौन होता है, ठीक है। लिहाजा इसकी जब भी सेंस पढ़नी है, ये एक अनकोरोबरेटेड एविडेंस है, तो लिहाजा यार 5 लोगों ने मिलके काम किया, वो कहता है हम पांचों ने किया है, आप क्या समझते हैं उसके बारे में एक माइंड नहीं बनेगा कि अच्छा ठीक है, एक बंदा अगर मान रहा है इस चीज को, वादा माफ गवाह बन के कह रहा है कि मैंने हमने मिलके किया है, इट मीन्स के बाकी भी तो साथ ही होंगे, तो बाकियों पर सारा असर ना भी जाएगा, 100 में से 10% तो असर पड़ेगा ना, एक माइंड तो बन जाएगा ना कि यार ये सारे इन्वॉल्व थे। बाकी साबित करना हर किसी को वो सेपरेट चीज है, हर किसी को हर उसकी हद तक अलग से साबित करना होगा, लेकिन एक माइंड बन जाता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है आर्टिकल 17। जैसे कि मैंने आर्टिकल 3 के मुतालिक बताया था, आर्टिकल 3 के मुतालिक मैंने क्या बताया था कि कौन, यहां पे मैं लिखता हूं कि कितने, या इसको बेसिक कॉम्पिटेंसी एंड नंबर ऑफ विटनेसेस, गवाही देने की अहलियत क्या है, कॉम्पिटेंसी क्या है, और कौन कौन से लोग गवाही दे सकते हैं। जब हमने इसको पढ़ा तो ये हमें ये बताता है आर्टिकल 17 के जो भी गवाह होगा अकॉर्डिंग टू इस्लाम और इस्लामिक इंजंक्शन के मुताबिक डिसाइड होगा। लिहाजा हदूद के केसेस में हदूद एप्लीकेबल होगा, यानी वो बात होगी कि तज़कियतुल शहूद के मुताबिक वो 4 लोग जिन्होंने उस काम को होते हुए करते हुए खुद देखा हो, वो 4 लोग जिनके मुतालिक किसी ने ना गलत सुना हो ना गलत देखा हो, वो एक सेपरेट कैटेगरी है। लेकिन अब जब हम उसके मुताबिक हमारे पास एविडेंस नहीं होता हमजा, तो हम क्या करते हैं, हम आर्टिकल 17 की मदद लेते हैं। हदूद ऑर्डिनेंस, हदूद के मुताबिक हमारे पास अगर विटनेसेस ना हो तो हम किसके मुताबिक डील करते हैं, आर्टिकल 17 के मुताबिक। अब आर्टिकल 17 को पढ़ते वक्त एक मुआहदा हम कर रहे हैं जो फ्यूचर के लिए है, इन रिटर्न है, इसमें क्या चीज है, फ्यूचर ऑब्लिगेशन है और रिटर्न है। रिटर्न हो तो उसमें कितने गवाह होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहता है 2 मेल, 2 मर्द होने चाहिए, अगर 2 मर्द नहीं है, 1 मेल 2 फीमेल। अब ये किस लिए है, ताकि एक भूल जाए तो दूसरा उसको याद कराए। बाकी जर्नल जितनी भी कैटेगरी हैं, बाकी जितने भी कोई डॉक्यूमेंट लिखे जाएंगे जो भी होगा, उसमें 1 मेल 1 फीमेल, ये विटनेस हो गया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 17। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 18 की। आर्टिकल 18 की बात करते हैं। एविडेंस में बी गिवन, अच्छा जी ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है, ये हम यहां से शुरू होंगे
चैप्टर नंबर 3 रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, यानी जब जो फैक्ट्स हैं केस के वो किस तरह रेलिवेंट होंगे। एविडेंस में बी फैक्ट गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट्स। एक चीज के मुतल्लक इसमें दो चीजें हैं, आर्टिकल 18 है हमारे पास, इसमें दो टॉपिक बेसिकली डिस्कस किए गए हैं, फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। ये फैक्ट इन इशू क्या है? ये मेन मुद्दा होता है या मेन केस। ये केस के मुतल्लिका चीज़ें होती हैं जो उसको सपोर्ट करने के लिए सूरत हाल होती है, सिचुएशंस होती हैं, फैक्ट्स होते हैं केस को साबित करने के लिए। फैक्ट इन इशू मेन केस है। रेलिवेंट फैक्ट्स क्या है? जो उस फैक्ट इन इशू को, उस मेन केस को, उस मेन मुद्दे को सपोर्ट करने के लिए होते हैं, वो हैं रेलिवेंट फैक्ट्स। अब फॉर एग्जांपल ए का मर्डर कर दिया किसने? बी ने। ए का मर्डर इसने किया है, ये हो गया फैक्ट इन इशू। जो मर्डर है वो क्या है? फैक्ट इन इशू है। ए ने बी को मारा है, यानी ए का मर्डर हो गया, बी ने किया है। बी ने ए को डंडे के साथ मारा है, घर से बाहर जाके मारा है। जब घर से बाहर जा रहा तो मोटरसाइकिल पर गया था या कोई और सवारी थी। अब डंडा जो था वो सारा लकड़ी का था या उस पर लोहे का कोई चढ़ी हुई थी चीज़, यानी ये जितनी चीज़ें भी साथ सपोर्ट कर रही हैं। अब जब बाहर जाके मारा, वो ग्राउंड था, ऑन रोड मारा था या किसी गली में मारा था, ये सारी क्या है? रेलिवेंट फैक्ट्स, उसको साबित करने के लिए। अब रेलिवेंट फैक्ट्स, फैक्ट इन इशू के मुतालिक जितनी भी चीज़ें होंगी वो केस के मुतालिक क्या है? रेलिवेंट है। आर्टिकल है अब हमारे पास 19। रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। एक काम के मुताल्लिक सेम ट्रांजैक्शन, यानी कोई मामला हुआ है उसके मुताल्लिक सेम ट्रांजैक्शन कैसे है? फॉर एग्जांपल ए ने बी को मारा, ऐसे तो नहीं है कि किसी ने मुंह उठाया और बी को मार दिया। ए और बी के दरमियान कोई पहले बात भी हुई होगी, कोई कारोबार होगा या कोई लड़ाई झगड़ा होगा, कोई कुछ होगा, उसके बाद तू मैं हुई होगी, उसके बाद प्लानिंग हुई होगी, उसके बाद उन्होंने ए ने डिसाइड किया होगा कि मैंने बी को फलां जगह मारना है। यानी ए ने बी को मारने के लिए जो ये सफ़र तय किया, इसके दरमियान जो जितने मामलात हुए हैं, जितने अवामल इकट्ठे हुए हैं, वो क्या हैं? वो है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, यानी वो उसी मामले की एक कड़ी है। यानी पहले उनकी लड़ाई, पहले आपस में टकराए, उस पर फिर तू मैं हुई, फिर उन्होंने एक दूसरे के साथ लड़ाई की, वो बात आगे निकल गई, इतनी आगे निकल गई कि ए ने बी को जाके कत्ल कर दिया कुछ अरसे के बाद प्लानिंग करके। यानी ये किस सारा मैटर क्या है? ये सेम ट्रांजैक्शन का है, वो ट्रांजैक्शन जो पीछे एक झड़प हुई थी, लड़ाई हुई थी। बात समझ आ गई? अब बात करते हैं आर्टिकल 20 की। फैक्ट्स विच आर द ओकेजन फैक्ट्स विच आर द ओकेजन कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस सारे आर्टिकल की इंग्लिश कोशिश मेरी इसलिए है कि नहीं पढ़ रहा, क्योंकि मैंने हर आर्टिकल पर सेपरेट एक वीडियो बना के रखी हुई है, स्पेशल सेपरेट टॉपिक पर। अब मैं जस्ट कंसेप्ट आपको डिलीवर कर रहा हूँ कि आप एक चीज़ को सुने और आपके ज़हन में वो कंसेप्ट बैठ जाए। तो आर्टिकल 20 ये कहता है फैक्ट्स विच आर द ओकेजन काज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट्स के मुताल्लिक तो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें बताना ये चाह रहा है 20 में कि वो जगह, वो वाकया, वो मामलात जो एक केस के मुताल्लिक होने में पेश आए हैं, वो सारे क्या हैं? वो रेलिवेंट फैक्ट हैं और केस के मुताल्लिक रेलिवेंट है। कैसे हैं? अब इसी मर्डर की एग्जांपल ले ली जाए। वो लड़े हैं, वो किस दिन लड़े हैं? ये क्या है? ये डेट है। अच्छा, उस दिन क्या तारीख थी? ये उकैयन है। मौका क्या था? कोई ईद थी, कोई त्यौहार था, किस वजह से इतने वो आपस में हुई थे? ये उकैयन की बात होगी। अब लड़ने के बाद मरे कब थे?
किस जगह पे उन्होंने उसको जाके मारा, ये सारी कॉज एक्शन ओकेजन इस सारी चीज़ को बयान करता है। और वो सारी चीज़ें क्या हैं, रेलिवेंट हैं एक केस के मतलब, एक फैक्ट इन इशू के मतलब रेलिवेंट है। अब बात आ गई आर्टिकल 21 की। ये बेसिकली क्या है, मोटिव है कि एक फैक्ट इन इशू के होने का मोटिव क्या है। मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। एक काम हुआ है, उस होने के जो पीछे मोटिव था, जो मकसद था, वो भी रेलिवेंट है। यानी ए ने बी को मारा है, इसके पीछे मोटिव क्या था, पर्सनल ग्रज था। उसके पीछे प्रिपरेशन क्या थी, रीजन क्या थी, रीजन ये थी कि इनकी आपस में तलख कलामी हुई थी या कुछ लेन देन था या जो भी था। उसके बाद उसने प्रिपरेशन की, तैयारी की। यानी आर्टिकल 20 हमें क्या बताता है, मोटिव, प्रिपरेशन और जो सब्सिक्वेंट अवामल हैं वो भी एक केस, एक मामले के होने के मुताल्लिक रिलेट हैं, रेलिवेंट हैं। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 22 की। आइडेंटिफिकेशन परेड। इसको हम बेसिकली शनाख्त परेड भी कहते हैं, क्योंकि जब एक चीज के मुताल्लिक आपके पास कोई इतला ही ना हो, यानी फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलिवेंट फैक्ट्स, कोई ऐसा फैक्ट आ जाता है जो इंतहाई ज़रूरी होता है किसी के उसके मुताल्लिक, जिसको ज़ार करना, जिसके मुताल्लिक छानबीन करना इंतहाई ज़रूरी होता है, तो उसको रेलिवेंट कैसे बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक मामला हुआ है, एक चोरी हुई है या एक मर्डर हुआ है, नामालूम लोगों ने किया है। अब कुछ ऐसे सस्पेक्टेड लोग पकड़े जाते हैं जो इन ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। नामालूम लोगों ने आपके साथ डकैती की होती है, तो आप कि जब चोर पकड़े जाते हैं, आपकी एफआईआर होगी नामालूम के खिलाफ। जब चोर पकड़े जाते हैं तो आपको बुलाया जाता है, आप इनकी शनाख्त कर लें, अगर ये आपके मुल्ज़म हैं तो ठीक है, अगर आपके मुल्ज़म नहीं है तो इनको हम डिस्चार्ज कर देते हैं, या किसी और केस में भी शायद उन्होंने पकड़ा हो। लेकिन शनाख्त परेड क्यों करवाई जाती है, जब केस के मुताल्लिक आपको कमिट करने, जुर्म करने वालों के बारे में पता ना हो, इतला ना हो, नामालूम मामलात में कोई चीज़ हो, तो उसके मुताल्लिक आप शनाख्त परेड करते हैं। और शनाख्त परेड पर भी मेरा एक मुकम्मल लेक्चर पढ़ा हो। आर्टिकल 23 थिंग्स सेड और डन बाय कंस्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन। अब ये आते हैं बेसिकली कॉमन डिजाइन में। एक चीज है, एक काम को, एक मामले को करने के लिए कुछ लोगों ने बैठ के साजिश की है, प्लानिंग की है, ठीक है। उनकी प्लानिंग, उनकी साजिश, उस काम का मिलके करना क्या है, रेलिवेंट फैक्ट है। क्योंकि बेसिकली ये चैप्टर हम जब से पढ़ रहे हैं, ये क्या है, रेलिवेंट ऑफ फैक्ट है या रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स। अब बात आ गई हमारे पास आर्टिकल 24 की। आर्टिकल 24, व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट। जब फैक्ट्स डायरेक्ट रेलिवेंट ना हो लेकिन वो रेलिवेंट बन जाते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल, इसकी मिसाल मैं आपको ये देता हूँ। इसमें कहना ये चाह रहा है कि एक चीज के मुताल्लिक आप पर इल्जाम लगाया जाता है कि आपने कोई मर्डर किया है, आपने कोई काम किया, आप कहते हैं नहीं जी मैं तो इधर था ही नहीं। इसको हम एक चीज के साथ डील करते हैं, प्ली ऑफ एलिबाई। ये लिख लें आर्टिकल 24 की, प्ली ऑफ एलिबाई। ये प्ली ऑफ एलिबाई का कंसेप्ट ये होता है कि आप पर इल्जाम लगाया जाता है कि आपने लाहौर में कत्ल किया, यानी किसी ने कत्ल किया। जिस पर कत्ल किया वो कहता है मैं तो कराची में था, वो किसी और जगह का जिक्र करता है, यानी ऑकरेंस प्लेस से वो अब्सेंस शो करता है। यानी जिस जगह पर वकूआ हुआ था मैं उस जगह पर मौजूद ही नहीं था। यानी वकूआ कहां पे हो रहा है, लाहौर में। कितने बजे हो रहा है, 10 बजे।
यानी 25 तारीख को लाहौर में 10 बजे एक मर्डर होता है, ए पर उसका मर्डर का चार्ज लग जाता है कि ए ने मर्डर किया। ए कहता है जनाब 25 तारीख को 10 बजे मैं तो कराची था, ये मेरी टिकट्स हैं, ये होटल्स की बुकिंग है, ये फलां चीजें हैं। वो आगे अपने एविडेंस उसको, जो बंदा प्ली लेगा वो प्ली को साबित करेगा। बात समझ आ गई? आर्टिकल है जी 25, इन सूड फॉर डैमेजेस फैक्ट टेंडिंग टू एनेबल कोर्ट टू डिटरमिन अमाउंट आर रेलिवेंट। आर्टिकल 25 के मुताबिक डैमेजेस या कोई ऐसी अमाउंट जिसके मतलब कोई केस हो और उस अमाउंट को अगर कोर्ट डिसाइड करती है तो वो भी रेलिवेंट है। फॉर एग्जांपल आप एक केस के मतलब 5 लाख क्लेम कर देते हैं, डिसाइड तो कोर्ट ने करना है ना, आप तो मांगने में चाहे सारा मुल्क मांग ले उससे, वो अब थोड़ी देगा। तो वो जो कोर्ट डिसाइड करेगी, कोर्ट कहेगी ये तो 5 लाख मांग रहा है लेकिन इसका बनता 2 लाख ही है, वो जो कोर्ट डिसाइड करेगी। ये डैमेजेस आर्टिकल जो 25 है ये भी रेलिवेंट फैक्ट है। 26, फैक्ट्स रेलिवेंट व्हेन राइट और कस्टम इन क्वेश्चन। अब आर्टिकल 26 किसको डील करता है? जब वो फैक्ट्स आ जाएं जिनके मुताल्लिक कोई तहकीक चाहिए हो, जिनको साबित करने के लिए कुछ चीज़ों का जानना ज़रूरी हो, या कोई हक की बात हो, या किसी रस्म या रिवाज को डिस्कस किया जा रहा हो, तो वो भी चीज़ क्या है? रेलिवेंट है, रेलिवेंट फैक्ट है। चाहे उसके होने की तस्दीक दलील दी जा रही हो, चाहे उसके ना होने की दलील दी जा रही हो। ये है हमारा आर्टिकल 26। अब आर्टिकल हम पढ़ते हैं जैन आर्टिकल 27, फैक्ट्स शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और ऑफ बॉडी और बॉडली फीलिंग। आर्टिकल 27 हमें यह बताता है वो फैक्ट्स किसी केस के होने के बाद किसी बंदे की बॉडी के जो एक्सप्रेशन है, माइंड की जो स्टेटमेंट है, जो एक बंदे के मुताल्लिक उसकी राय है, वो भी क्या है? रेलिवेंट है। कैसे? फॉर एग्जांपल 4 लोग बैठे हुए हैं, अली बैठा हुआ है, हमजा बैठा हुआ है, शबान बैठा हुआ है, जैन बैठा हुआ है, सारे बातें चल रही हैं। जब रॉबन का नाम आता है शबान के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं, यानी गुस्से के तासुरात आ जाते हैं, बॉडी के एक्सप्रेशन चेंज होना शुरू हो जाते हैं। हमजा का नाम आया, अली का नाम आया, जैन का नाम आया, शबान को कुछ नहीं हुआ। इट मीन्स अगर रॉबन के साथ कुछ हुआ है, और जब भी इसके मुतालिक ये देखा जाएगा कि जब भी रॉबन का जिक्र आता था शबान सीख पा और उसके तासुरात चेंज हो जाते थे। यानी बॉडी की फीलिंग, बॉडी के एक्सप्रेशन क्या हैं? रेलिवेंट हैं। किसके मुतालिक? फैक्ट इन इशू के मुतालिक रेलिवेंट है, किसी केस के, किसी चीज के साथ। अब बात आ गई हमारे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 28, फैक्ट्स बीरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। अगर बात आ जाए इस चीज पर कि ये जो अमल हुआ है, ये जो एक्ट हुआ है, ये एक्सीडेंटल है या इंटेंशनली किया गया है, तो ये चीज भी क्या है? रेलिवेंट है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे के घर को आग लग जाती है, वो जाके इंश्योरेंस क्लेम कर देता है, घर इंश्योर्ड होता है, वो इंश्योरेंस क्लेम कर देता है। अब जो इंश्योरेंस कंपनी है वो ये देखेगी ये बंदे के घर के साथ हादसा हुआ है या इसने जानबूझ के आग लगाई है, कि ये कंगला हो गया था इसने आग लगा के इंश्योरेंस कंपनी से रकम वसूल करने की कोशिश की है। यानी इस चीज की, अगर इससे पहले इसने कोई गाड़ी जलाई हो, कोई शॉप जलाई हो, कोई घर जलाया हो, तो फिर तसव्वुर ये किया जाएगा कि ये बंदा जो है इंटेंशनली करता है, हैबिचुअल है ऐसा करने का, यानी ये जानबूझकर ऐसे करता है, उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम कर लेता है। हाँ, अगर एक दो पहली बार हुआ हो, हादसाती तौर पर हुआ हो, एक्सीडेंटल हुआ हो, वो एक चीज रेलिवेंट है, चाहे एक्सीडेंटल है चाहे इंटेंशनल है, क्या है? रेलिवेंट फैक्ट्स है। इसको डील कौन करता है? आर्टिकल 28। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 29 की। जब बात आती है आर्टिकल 29 की, एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलिवेंट,
एक तरतीब के साथ जो काम हो रहा है उसका उस तरतीब के साथ होना क्या है, रेलिवेंट है। फॉर एग्जाम्पल, हमजा रोज 8 बजे उठता है, यूनिवर्सिटी जाता है, 2 बजे वापस आ जाता है, 8 बजे उठता है, 2 बजे वापस आ जाता है, 8 बजे उठता है, 2 बजे, ये क्या है, कोर्स ऑफ बिजनेस है इसका, ये इसकी रूटीन है। अब एक दिन क्या है, 6 बजे उठा है, उसके बाद 5-7 बजे वापस आया अपने रैश पे, इट मीन्स ये चीज़ गौर करने वाली, ये रेलिवेंट है। यानी पहले तो ऐसा नहीं होता था, अब क्यों ये हुआ है, मतलब कोई चीज़ इसके अंदर है, ये भी क्या है, कोर्स ऑफ बिजनेस भी रेलिवेंट है किसी चीज़ के होने के मतलब, जब उसकी तरतीब टूटती है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी मिसाल एक और देता हूँ, एक लेटर है वो तरतीब से पहुँच रहा है, यानी इधर से लेटर गया, लाहौर से लेटर निकला, ननकाना साहब एक दिन में पहुँच जाता है, निकला एक दिन में पहुँच गया। अब एक निकला उसी दिन ही है, लेकिन उधर 5-7 दिन बाद पहुँचा है, क्यों लेट पहुँचा जी, इट मीन्स ये कोई चीज़ है इसमें, वो भी क्या है, रेलिवेंट फैक्ट है, किसके मतलब, फैक्ट इन इशू के मतलब। ये जी था हमारा आर्टिकल 29 तक चैप्टर, बेसिकली 3 का ही है पार्ट, लेकिन इसी का नेक्स्ट पोर्शन जो है एडमिशन, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। आर्टिकल 30, ये अब पार्ट शुरू हो गया एडमिशन का। एडमिशन को उर्दू में अगर हम पढ़ा जाए, इकबाल कहते हैं, किसी चीज़ को मान लेना, इकबाली बयान, लॉ की सेंस में इसको कहते हैं इकबाली मुजरम या इकबाली बयान। कोई बंदा एडमिशन कर लेता है किसी चीज़ की, वो कहते हैं इसने खुद इकबाल किया है। अब बात करते हैं हम इसकी एडमिशन। अब जब बात आती है आर्टिकल 30 की, तो ये एडमिशन को डिफाइन करता है। एडमिशन ऑरल भी हो सकता है, विद डॉक्यूमेंट्स भी हो सकता है। एडमिशन कैसे हो सकता है, ऑरल प्लस डॉक्यूमेंट्री हो सकता है। अब बात आ गई एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीड और हिज एजेंट। आर्टिकल 31 की बात आ गई। अब एक चीज आ गई है, एक केस आया रेलिवेंट, उसमें उन्होंने अतराफ मांगे आर्टिकल 31 के मुतालिक। एडमिशन उसने खुद दिया है या उसके किसी एजेंट ने उसको, जिसको उसने आगे मुकर्रर किया हो कि आया ये चीज़ ऐसे है, मैं इस चीज़ का इकबाल करता हूँ या इस चीज़ का अतराफ़ करता हूँ, या एडमिशन वो बंदा ऑन बिहाफ ऑफ हिम जिसको उसने अलाउ किया हो वो दे सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये प्रॉपर्टी एक मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ये चीज़ है, मैं इसका, ये इसी के जिसने इस पर बहस की है या इस पर सूट किया होगा। अब मैं तो सिविल नेचर में मौजूद नहीं हूँ, ठीक है, मैं इधर नहीं हूँ। अब मैंने अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर किया होगा, मेरे बिहाफ पर मेरा एजेंट भी इसका एडमिशन दे सकता, जी जी ये उसी की है, हम इस चीज़ का तराफ़ करते हैं, लेकिन हमने इस रीज़न के लिए रखी हुई थी या जो भी व्हाट्सएवर। अब हमारे पास है जी आर्टिकल 32 एडमिशन बाय पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज एजेंट पार्टी टू सूट। इसमें कहना ये चाह रहा है आर्टिकल 32 में कि एक बंदा, आर्टिकल 32 के मुताबिक एक बंदा किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, किसी चीज को करने की जिम्मेदारी लेता है। अगर वो नहीं करता, पहले ये प्रूव किया जाएगा कि इस बंदे ने इसकी जिम्मेदारी ली भी है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ए बी सी की कैटेगरी है, ए ने जिम्मेदारी ली कि वो बी के लिए कलेक्शन करेगा रेंट की, बी के लिए। अब बी क्या है,
जिम्मेदारी किसने ली? ए ने। किसके लिए करेगा? बी के लिए। अब बी के कुछ वाजिबात थे सी की तरफ, अब जिम्मेदारी किसने ली थी? ए ने। वो वाजिबात किसने क्लियर करने थे? ए ने। अब बी ने जब ए से कहा कि जो सी से तूने चीजें ली हैं वो किधर है, वो कहता है कौन सी? फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो ये प्रूव किया जाएगा कि ए ने जिम्मेदारी ली भी है या नहीं। अगर ली है तो फिर ये इस पर केस बनता है, ये चीज क्या है? रेलिवेंट है। एडमिशन बाय पर्सन एक्सप्रेसली रेफर्ड बाय पार्टी टू सूट। आर्टिकल 33। आई नो क्यूएसओ बहुत खुशक सब्जेक्ट है, बंदे की अंतड़ियां भी खुशक हो जाती हैं, लेकिन अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपकी तबीयत पेपर वाले दिन खुशक हो जाएगी। तो एडमिशन बाय पर्सन एक्सप्रेसली रेफर टू बाय पार्टी टू सूट। अब इसमें क्या कहता है? वो बंदा जिसको वाजे तौर पर आर्टिकल 33 के तहत वाजे तौर पर आप कह देते हैं कि ये बंदे से पूछ लें, जो ये कहेगा वो ठीक है, आप वाजे तौर पर एक तीसरे बंदे के यहाँ चीज को रेफर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अली ने आपसे कुछ चीज पूछी, अली ने किससे पूछा? ए से। ए कहता है यार इस हाउस के बारे में किससे पूछ लो? सी से पूछ लो। यानी पूछ कौन रहा है? अली पूछ रहा है। रेफर कौन कर रहा है? ए किसको? सी को। यानी तीसरे बंदे को वो खुद, ये दोनों आपस में पार्टी है मुकदमे की, ये क्या है? ये आपस में सूट पार्टी है, लेकिन ये अपने इसको कह रहा है, इसको वाजे तौर पर कह रहा है आप इससे भी तस्दीक कर सकते हैं इस चीज की। यानी इसमें क्या है? वो भी एडमिशन है, क्योंकि इसको उसने अलाउ किया। अब ये उस चीज के मुतालिक जो भी बात करेगा वो एडमिसिबल होगी। राइट और रॉन्ग कहेगा तो वो क्या है? एडमिसिबल है, क्योंकि ए ने खुद वाजे तौर पर कहा कि आप इस चीज की इससे भी तस्दीक कर सकते हैं। इसकी टाइटल लाइन दोबारा पढ़े, मैं सिर्फ टाइटल लाइन को इसलिए पढ़ रहा हूं, आप अगर इसकी इंग्लिश भी पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन टू होम ए पार्टी टू द सूट हैज एक्सप्रेसली रेफर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इन रेफरेंस टू मैटर इन डिस्प्यूट और एडमिशन। ए, इन दोनों के दरमियान एक मैटर आ गया, ए ये कहता है कि आप सी से इस बात की तस्दीक कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यानी क्या किया? ए ने खुद उसको रेफर किया है। अब सी की जो बात होगी वो क्या है? एडमिशन है। आर्टिकल 34 प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सन मेकिंग देम एंड बाय और ऑन देयर बिहाफ। प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सन मेकिंग देम एंड बाय और ऑन देयर बिहाफ। आर्टिकल 34 इसमें यह कहता है कि उस एडमिशन का प्रूफ जिसको आप ने दी हो, लेकिन अगर आप मौजूद नहीं हैं तो उसको असालतन या वकालतन पेश करना और साबित करना होगा। किसी चीज़ के मुतालिक आपने कहा कि ये चीज़ ऐसे है, या आप कोई चीज़ क्लेम करते हैं किसी सूट में, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उसको प्रूव करना होगा कि वो है भी कि नहीं, एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं करती। अब बात आ गई जी आर्टिकल 35 पर। ये बात निकलेगी दूर तलक जाएगी। When oral admission as to contents of documents are relevant, यानी कब oral admission जो है वो डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट के साथ रेलिवेंट होगा। यानी आपके पास कोई चीज़ जिसका बयान करते हैं, किस चीज़ का इकबाल करते हैं कि ये चीज़ ऐसे है, उसको सपोर्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट्री चीज़ है तो वो एविडेंस। या कोई फॉर एग्जांपल कोई चीज़ आ गई है, आप उसके मतलब ज़बानी तौर पर कुछ कहते हैं, कुछ दस्तावेज़ के मतलब या किसी इंफॉर्मेशन के मतलब कि ये चीज़ इससे रेलिवेंट है, उसके प्रूव करने के लिए आपके पास क्या है? डॉक्यूमेंट्री कंटेंट है, जिसको आप अपनी स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि ये ऐसे ही है, तो वो भी क्या है? एडमिसिबल होगा, क्योंकि उसको साबित करने के लिए आपके पास क्या है? डॉक्यूमेंट है। बात समझ आ गई? आर्टिकल 36 एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रेलिवेंट।
आर्टिकल 36 में बेसिकली 36 में वो ये कहना चाहता है कि 36 में एडमिशन जो है वो रेलिवेंट होते ही नहीं। 36 में एडमिशन जो है सिविल केसेस में रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। इसकी वो लाइन पढ़े ना, इन सिविल केसेस नो एडमिशन इज रेलिवेंट। आप कुछ चीज़ों पर वाजे, कुछ शराइत पर कोई मामलात कर रहे हैं, कोई मुआहदा कर रहे हैं, तो उन सूरतों में एडमिशन जो है वो रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि उन कंडीशन, उन शराइत को पूरा करना होगा पहले। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की। अब इसमें हमारे पास दो चीज़ें और आएंगी। ये चैप्टर अभी 3 ही चल रहा है, ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा लंबा जाएगा। ये बात आ गई है जी आर्टिकल 37 की, कन्फेशन। कन्फेशन बेसिकली किसी चीज़ का एतराफ़ होता है, इकरार होता है, ठीक है। अब इसको हम पढ़ते हैं। कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस व्हेन इररेलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। बात क्या आ गई कन्फेशन की? थ्रेट, इंड्यूसमेंट या प्रॉमिस। आपको कहा जाता है कि आप एक जुर्म के मुताल्लिक, एक गुनाह के मुताल्लिक क्या कर लें, कन्फेशन कर लें, एतराफ़ कर लें। अगर किन बेसिस पर? पहले आपको डराया जाता है, फिर आपको धमकाया जाता है, तीसरा आपसे वादा किया जाता है अगर इस चीज़ का तुम एतराफ़ कर लेते हो, इकरार कर लेते हो, तुम्हें ये इनाम दिया जाए। इधर क्या धमकी दी जा रही है, इधर इन दोनों कैटेगरी में, इधर क्या किया जा रहा है, आपको कोई लालच दिया जा रहा है। इन सूरतों में आप आर्टिकल 37 के तहत किसी चीज़ का एतराफ़ करते हैं तो लॉ की सेंस में वो एडमिसिबल नहीं है, वो काबिल कबूल नहीं है। अब बात करते हैं जी कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड। अब आर्टिकल 38 कहता है इसी कन्फेशन के बारे में, वो कन्फेशन जो किसके सामने की जाए, पुलिस ऑफिसर। आर्टिकल 59 की, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। एक्सपर्ट हर लेवल के होते हैं, यानी थंब इंप्रेशन एक्सपर्ट, कोई स्पेशल साइंस में किसी ने एक्सपर्टीज हासिल की हो, अब मेडिकल एक्सपर्ट भी हो सकता है, अब उसमें हैंड राइटिंग एक्सपर्ट भी हो सकता है। अब ये जितने भी एक्सपर्ट होते हैं सारे रेलिवेंट नहीं है, वही रेलिवेंट होगा जिसको कोर्ट अलाउ करेगी इस चीज़ के मुतालिक हमें रिपोर्ट दे, उस एक्सपर्ट की ओपिनियन क्या है, रेलिवेंट है। उसके बाद ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट हो गया, आर्टिकल 60 आ गया, फैक्ट bearing upon opinion of expert, facts are not otherwise relevant or relevant if they support or inconsistent with the opinion of expert। अब एक एक्सपर्ट ने ओपिनियन दी है, वो उससे फैक्ट रेलिवेंट हैं या नहीं है, लेकिन वो क्या है, रेलिवेंट फैक्ट है। फॉर एग्जांपल एक चीज़ के मुतालिक आप कहते हैं कि ये जेन्युइन है, एक्सपर्ट कहता है ये फेक है, वो रेलिवेंट है, क्योंकि वो प्रूव तो हुई ना फेक है या जेन्युइन, कुछ साबित तो हुआ। ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग व्हेन रेलिवेंट। अब हैंड रिटन जितनी भी ओपिनियन है इसके मुताल्लिक कौन बंदा इन्फॉर्मेशन देगा, पहली बात तो वो ये कहते हैं कि वो बंदा इन्फॉर्मेशन देगा कि वो जिसके मुताल्लिक कोई जानता हो कि ये बंदा ऐसे लिखता था। फॉर एग्जांपल अब मेरा कोई क्लर्क होगा, उसको ऑलमोस्ट मेरा पता होगा, या जो मेरा करीबी बंदा होगा कि ये ऐसे लिखता है, वो मेरी हैंड राइटिंग को जज कर लेगा। तो ये क्या है, वो अक्वेंटेड, जो बंदा वाकफियत रखता है उस चीज़ के साथ। ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और कस्टम व्हेन रेलिवेंट। अब बात आ गई आर्टिकल 62 की, 61 हमने पढ़ा, हाँ जी 62 की। 62 बात किसकी करता है, किसी राइट की या कस्टम की। अब बात आ गई राइट और कस्टम की, ये भी एक रेलिवेंट है। आप एक चीज़ के मुताल्लिक कहते हैं, एक एक्सपर्ट किसी राइट या कस्टम के मुताल्लिक
कोई इंफॉर्मेशन देता है वो भी रेलिवेंट है, कोई किसी चीज़ के होने के मतलब कि ये चीज़ इस तरह थी। फॉर एग्जांपल एक बड़ा बुजुर्ग, एक गांव है उसका, ये एक पुराना रास्ता था, खस्ता हाल, ये पक्की रोड बन गई, अब इसको ख़त्म किया जा रहा है, इस पर इशू चल रहा है। अब जब इसको ख़त्म करने का इशू चल रहा है ना, इसके मुतल्लिक जो बंदे से इंफॉर्मेशन ली जाएगी, यार ये वाकई पुराना रास्ता है या ऐसे ही बना हुआ है, तो वो जो उस जिससे पुराने बाबे से या किसी बंदे से राय ली जाएगी कि आप बताएं कि ये कब से है, तो वो चीज़ रेलिवेंट होगी। वो बताएगा कि नहीं ये रास्ता पहले इस्तेमाल होता रहा, काबिल इस्तेमाल था, ठीक है, ये तो बाद में बना है ना अब, लेकिन ये भी सरकारी रास्ता या आम गुजरगाह है, शाराए आम है। ओपिनियन एज टू यूजेज टी नेट्स व्हेन रेलिवेंट। अब आर्टिकल जो है 63 ये बताता है किसी आम चाल चलन के मुतल्लिक या किसी मजहब के मुतल्लिक। टी नेट्स का मतलब है मजहबी। अब वो जो चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल क्रिश्चियन कम्युनिटी की कोई बात होगी तो वो क्रिश्चियन पादरी बताएगा। अब क्लाशी कबीले की कोई बात होगी तो वो क्लाशी कबीले का कोई बंदा बताएगा जो उस चीज़ों के मुतालिक अबूर रखता है। यानी इसमें हर माजे कामे की बात नहीं चलेगी, वो बंदा बताएगा जिसको प्रॉपर उस पर अबूर होगा। ओपिनियन ऑन रिलेशन व्हेन रेलिवेंट। अब बात आ गई है किसी के रिलेशन के मुतालिक आपको ओपिनियन चाहिए। आर्टिकल 64 ओपिनियन रिलेटिंग रिलेशन। आपसे पूछा जाए किसी कज़न के मुतालिक कि इनका आपस में क्या रिश्ता है, तो आप कहेंगे कि ये मेरे चाचे का बेटा है, ये मेरे ताए का बेटा है। अगर आपसे पूछा जाए तो वो रेलिवेंट होगा। अगर आपसे पूछा जाए फलां बाबा आपका क्या लगता है, आप कहेंगे मेरा दादा है, मेरा ताया है, मेरा चाचा है, तो वो भी रेलिवेंट है, ठीक है। क्योंकि हर किसी से तो नहीं ना पूछा जाएगा, फैमिली मेंबर से पूछा जाएगा यार इससे आपका रिश्ता क्या है। अब ऐसे किसी को सड़क से पकड़ के तो नहीं पूछा जाएगा। 65 क्या बताता है? ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन व्हेन रेलिवेंट। अब एक ओपिनियन बनाने के लिए जो बाकी ग्राउंड्स भी हैं वो भी रेलिवेंट है। जी आपसे पूछा जाएगा कि इस बंदे के साथ आपका क्या रिश्ता, आप कहेंगे मेरा चाचा है या मेरे चाचे का बेटा है, तो कैसे रेलिवेंट होगा? रेलिवेंट ग्राउंड्स क्या बनाएंगे? आप कहेंगे मेरे अब्बे के भाई का बेटा है, यानी मेरा कज़न है, मेरे चच्चे का बेटा है, मुझे पता है, मुझे अब अपने रिश्तेदारों को नहीं पता। यानी जो भी आप ग्राउंड लेंगे वो भी रेलिवेंट होगी। अब बात आ गई है जी करैक्टर की। करैक्टर व्हेन रेलिवेंट, आर्टिकल 66 से। व्हेन रेलिवेंट सिंपल सी चीज है, बेसिकली सिविल केसेस में इसकी वैल्यू। इन सिविल केसेस करैक्टर टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड इररेलेवेंट। सिविल केस में करैक्टर की वैल्यू ही कोई नहीं है। वैल्यू कैसे नहीं है? फॉर एग्जांपल 4 भाई हैं, 3 ठीक है, एक नशई है, एक शराबी है, जुआरी है या चोरियां करता है, इट डजंट मीन कि उसका सिविल राइट आप खा जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी, एक मकान है, 1 2 4 उसके हिस्से बनते हैं, 3 लोग ठीक है, चौथा नशई है या बीमार है या पागल है, चोरियां करता है, गलत करैक्टर का मालिक है, तो इट डजंट मीन कि आप उसका हक खा जाएंगे, उसका राइट आप नहीं खा सकते, चाहे वो जिस मर्जी करैक्टर का बंदा है, राइट उसको मिलेगा। लिहाजा सिविल मैटर में, सिविल कंडीशन में करैक्टर जो है वो रेलिवेंट नहीं है, यानी क्या है? इररेलिवेंट है। इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस गुड करैक्टर रेलिवेंट। अब बात आती है आर्टिकल 67 की। क्रिमिनल जो मैटर है उसमें करैक्टर रेलिवेंट है, यानी एक बंदा पकड़ा जाता है, बाज दफ़ा उसको इस वजह से बेल मिल जाती है कि जी जनाब प्रीवियस इसका कोई रिकॉर्ड नहीं, अगर पीछे भी उसके कोई 3-4 पर्चे हों, FIRs हों, तो उसको बेल नहीं मिलती, क्योंकि
क्रिमिनल मैटर में कैरेक्टर रेलिवेंट होता है। प्रीवियस बैड कैरेक्टर नॉट रेलिवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई। अब जो प्रीवियस क्रिमिनल कैरेक्टर है बेसिकली रेलिवेंट होता है, लेकिन आर्टिकल 68 कहता है कि वो रेलिवेंट नहीं है। लेकिन अगर सारा मुद्दा ही क्रिमिनल कैरेक्टर की वजह से हो तो फिर वो रेलिवेंट है। आपका मसला ही सारा आपकी बैड रेपुटेशन की वजह से बना हो तो वो क्या है, रेलिवेंट है। कैरेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेजेस। अब कैरेक्टर की वजह से आपको डैमेजेस भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं जी, हम नेक्स्ट फेज में चले गए हैं। हमने चैप्टर 4 स्टार्ट कर लिया। आर्टिकल 70 और 72 है ऑरल एविडेंस, प्रूफ ऑफ फैक्ट्स बाय ऑरल एविडेंस। वो ऑरल एविडेंस आर्टिकल 70 में कहता है वो मामलात जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अलावा प्रूव किए जाएंगे वो ऑरल एविडेंस से प्रूव किए जाएंगे। ठीक है। अब आर्टिकल 71 क्या कहता है, ऑरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, यानी जो जुबानी शहादत होगी वो आपकी डायरेक्ट होगी। हमजा कैसे डायरेक्ट होगी, यानी आपसे कोई पूछे कि ये वकूआ हुआ है, आप उस पर ज़बानी शहादत देने चले जाते हैं। आप ज़बानी शहादत देने के तब अहल हैं जब आपने खुद देखा हो, खुद सुना हो, खुद उस चीज़ को महसूस किया हो। ठीक है, अदरवाइज आप ऑरल एविडेंस के काबिल नहीं है। बात समझ आ गई। ऑरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। अब हमारे पास आ गया जी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये इस चैप्टर में हम आ गए, चैप्टर नंबर 5 है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, प्रूफ ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट मे बी प्रूव्ड बाय। अब जो डॉक्यूमेंट का कंटेंट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 72 उसको प्रूव करने के दो तरीके, प्राइमरी डॉक्यूमेंट या प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस क्या है, ये बेसिकली असल शुवाहिद होते हैं, असल कागजात होते हैं। ठीक है। अब सेकेंडरी क्या है, एक मिनट। सेकेंडरी एविडेंस वो चीजें होती हैं जो असल से मुमासलत रखती हों, उससे मनकूल हो, उससे जुड़ी हुई हो। असल डॉक्यूमेंट ना हो लेकिन उससे रेलिवेंट हो। ठीक है, उसकी कॉपी भी हो सकती है। प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट बाय प्राइमरी एविडेंस। अब इसमें अच्छा किधर चला गया, 73 हो गया, प्राइमरी भी हो गया, सेकेंडरी भी हमने पढ़ लिया, 75 है। प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट बाय प्राइमरी एविडेंस। अब 75 हमें यह बताता है जो भी चीज़ आपको प्रूव करनी है तो आप उसको प्राइमरी एविडेंस के जरिए प्रूव करेंगे। अब फर्दर क्या कहता है 6 में, केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट में बी गिवन। अब जो सेकेंडरी एविडेंस है वो भी क्या है, पेश की जा सकती है। किन सूरतों में, जब ओरिजिनल मौजूद ना हो, जब ओरिजिनल पहुंच से दूर हो, या जब आपको सेकेंडरी एविडेंस पेश करने की इजाज़त हो, और सो एंड सो। जब आपके पास प्राइमरी एविडेंस ना हो, आप उस चीज़ को प्रूव करने के लिए कौन सी एविडेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, सेकेंडरी एविडेंस। सिंपल सी बात है। अब आर्टिकल है 77, रूल्स एज टू नोटिस टू प्रोड्यूस। जब आपने प्राइमरी या सेकेंडरी एविडेंस को प्रोड्यूस करना हो तो उसके लिए नोटिस भी तो देना है ना, ये डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्रूफ ऑफ सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग ऑफ पर्सन alleged to have signed or written document प्रोड्यूस। अब जो हैंड राइटिंग का एक्सपर्ट सीन है ना, वो इस आर्टिकल में भी है। यानी कि आप उस डॉक्यूमेंट की हैंड राइटिंग को, उसके ओरिजिनल होने को भी प्रूव कर सकते हैं। 78A है प्रूफ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। अब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स की क्या है, जो आप मेल्स भेजते हैं, फैक्स भेजते हैं, वगैरह वगैरह। अब प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। अगर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनकी अटेस्टेशन ज़रूरी है,
तो उसमें उन गवाहान का भी होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे मुआहदे होते हैं हमजा जिनको लिखते वक्त लॉ ये कहता है कि इसमें 2 गवाह होने चाहिए, 2 विटनेस होने चाहिए। रजिस्ट्री होती देखी है, रजिस्ट्री पढ़ी होगी, उसमें 7 विटनेस भी लिखे होते हैं। आर्टिकल 79 के मुताबिक ये वो डॉक्यूमेंट हैं जिनके लिए विटनेस ज़रूरी है। प्रूफ वेयर नो अटेस्टिंग विटनेस फाउंड, अगर आर्टिकल 80 के मुताबिक अटेस्टिंग विटनेस ही नहीं मिल रहे तो उसके लिए उसको प्रूफ देना पड़ेगा, या तो वो मर गए तो या अवेलेबल ही नहीं। जो अटेस्टिंग विटनेस थे, जो उस मुआहदे के उस डीड के उस वक्त गवाहान थे, वो अगर मौजूद नहीं है तो उसके मतलब कुछ तो बताना है ना। क्या है जी, वो बाबा मर गया, पुरानी डीड्स या पुरानी रजिस्ट्रियाँ कैसे बनी हुई, कोई गवाह तो है ना। पहले क्या है जी, वो बाबे अब नहीं है, मर गया, या क्या है वो बाहर चला गया। 81 एडमिशन ऑफ एग्जीक्यूशन बाय पार्टी टू अटेस्टेड डॉक्यूमेंट। अब इसमें क्या है, एडमिशन ऑफ एग्जीक्यूशन बाय पार्टी टू अटेस्टेड डॉक्यूमेंट। अब कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको साबित करने के लिए गवाह का होना तो जरूरी है, अगर वो नहीं मिलता तो प्रूफ व्हेन अटेस्टिंग विटनेस डिनाइज द एग्जीक्यूशन, जब जिस डॉक्यूमेंट को जिस बंदे ने एज ए गवाह पेश किया हो वो ही मानने से इनकार कर दे, ठीक है, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको किसी और जरिए प्रूव किया जाएगा। प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको किसी के जरिए प्रूव करने की जरूरत नहीं। अब आ गया कंपैरिजन ऑफ सिग्नेचर राइटिंग और सील विद अदर्स एडमिटेड और प्रूव्ड। आर्टिकल 84 के मुताबिक कोई डॉक्यूमेंट है, कोई ऐसी चीज है जिसको प्रूव करने की जरूरत है, तो उसमें क्या किया जाएगा, उसमें किया यह जाएगा कि वो जो रेलिवेंट पर्सन है जिसकी ओपिनियन या जिसकी हैंडराइटिंग को चैलेंज किया गया उसको बुलाया जाएगा, अदालत अपने सामने उसको कहेगी कि इस पर लिखो, इस पर साइन करो, ताकि आपके साइन या आपके जो सिग्नेचर या हैंड राइटिंग है उसको चेक किया जाए। अब बात आ गई हमारे पास नए लेवल की, 85 पब्लिक डॉक्यूमेंट। सरकारी दस्तावेजात, वो चीज़ें जिससे डायरेक्ट सरकार रिलेट करती हो वो सारे सरकारी दस्तावेजात ही हैं। प्राइवेट डॉक्यूमेंट, सरकारी डॉक्यूमेंट के अलावा बाकी सारे डॉक्यूमेंट प्राइवेट है, ठीक है। आर्टिकल 86 87 हमजा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 87 क्या है बेसिकली, स्क्लैन, अगर हम किसी भी केस की, किसी भी डॉक्यूमेंट की, किसी भी सरकारी डॉक्यूमेंट की अटेस्टेड कॉपी लेते हैं किसी भी डिपार्टमेंट से, तो आर्टिकल 87 के तहत हम डिमांड कर सकते हैं कि हमें इस डॉक्यूमेंट की अटेस्टेड कॉपी चाहिए। ये बड़े बड़े लोगों को नहीं पता, नवी साहब इससे प्रेज करें थोड़ा सा। अच्छा, आर्टिकल 87 जो है, इसके जरिए हम किसी भी डिपार्टमेंट की अटेस्टेड डॉक्यूमेंट की अटेस्टेड कॉपी ले सकते हैं जिसकी हमें ज़रूरत हो, ठीक है। हाँ, उसकी जो प्रिस्क्राइब करदा कोई फीस है 50 हो 60 100 हो, वो जमा करवाने के बाद वो बंदा बाउंड है हमें कॉपी देने के लिए, अंडरस्टैंड। 88 प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट बाय प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज। आप कुछ डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए उसकी मुसद्दका कॉपी की भी जरूरत होती है। प्रूफ ऑफ अदर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, अब जो अदर पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं उनको कैसे प्रूफ किया जाएगा, 89 के मुताबिक उसके नोटिफिकेशन से, उसके ऑफिशियल गजट के जरिए, उसका गवर्नमेंट के साथ लिंक करके ये कब जारी हुआ, कैसे जारी हुआ, कहाँ से बनता है, किस डिपार्टमेंट का डॉक्यूमेंट है, उसके जरिए उसको प्रूव किया जा सकता है। अब आ गई जी हमारे पास बात आर्टिकल 90 की। शाह जी सुन रहे हो? प्रिजम्पशन एज टू जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज। अब प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट, आर्टिकल जब 90 की हम बात करेंगे ना,
इससे ऑनवर्ड हमें यह बताया जाएगा कि जिनको लॉ खुद प्रज्यूम करता है, कैसे प्रज्यूम करता है वो पढ़ते हैं। प्रजम्पशन एज टू जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपी, जिस डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी पेश की जा रही है उसको ये प्रज्यूम किया जाएगा लॉ के सामने कि इसका कोई जेन्युइन पीछे पड़ा हुआ है तो इसकी सर्टिफाइड कॉपी आई है ना, ठीक है। अब बात है हमारे पास 91 की, प्रजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस एज रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस। अब जो भी डॉक्यूमेंट पेश किया गया है उसका पीछे कुछ ना कुछ रिकॉर्ड तो पड़ा है, बिना रिकॉर्ड के तो वो डॉक्यूमेंट ऐसे आपके पास नहीं आ गया। Presumption as to genuineness of the document kept under any law, कोई डॉक्यूमेंट जो पेश किया जा रहा है अगर वो किसी लॉ के जरिए रखा गया तो लॉ यही प्रज्यूम करेगा कि ये जेन्युइन है, ये ठीक है, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल कुछ डॉक्यूमेंट हम रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत भी तो रखवा लेते हैं। Presumption as to maps or plans made by authority of government, अब गवर्नमेंट जिन मैप्स, जिन प्लान और जिन चार्ट को अप्रूव करती है वो भी यही प्रूव किए जाते हैं कि ये ठीक हैं। जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दी थी, जैसे मेट्रो और ट्रेन बनी थी, इसके जितने भी प्लान्स थे कि किसने जारी किए थे, गवर्नमेंट ने। अब कोई अंडरपास बनता उसका प्लान कौन जारी करती, गवर्नमेंट। कोई रोड बनता उसका प्लान कौन जारी करती, गवर्नमेंट। यानी इन प्लान्स को, इन मैप्स को क्या कंसीडर किया जाएगा कि ये भी ठीक है, एक्यूरेट है, गवर्नमेंट की वजह से। प्रिजम्पशन एज टू कलेक्शन ऑफ लॉज एंड रिपोर्ट ऑफ डिसीजन, अब जो जजमेंट्स आती हैं एसएमआर, पीएलडी, सीएलसी, पीसीआरएलजे, इनको भी क्या तस्वर किया जाएगा कि ये भी करेक्ट होती हैं, ठीक होती हैं, झूठी और फेक नहीं छापते कोई भी, क्योंकि एक रेलिवेंट बुक है ना लॉ के, एक डिसीजन। प्रिजम्पशन एज टू पावर ऑफ अटॉर्नी, एक केस में, एक मैटर में, किसी ऐसे इशू में कोई पावर ऑफ अटॉर्नी, मुख्तार आम या मुख्तार खास दिया जाता है तो उसको भी यही तस्वर किया जाएगा कि ये भी जेन्युइन है। ऐसे कोई झूठा बंदा तो पावर ऑफ अटॉर्नी तो नहीं ना दे देता किसी की बिहाव पर, दे भी देते हैं यानी इस वो क्या कहते हैं, नहीं रहना कि नहीं देते, लेकिन हो जाता है। लॉ यही प्रज्यूम करेगा कि जो मुख्तार आम आया वो जेन्युइन है। मेरे पास एक केस था, उसकी स्टोरी इसके बाद बताता हूँ। प्रिजम्पशन एज टू सर्टिफाइड कॉपी ऑफ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड, अब जो सर्टिफाइड कॉपी आई है फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड की, वो ये प्रज्यूम की जाएगी कि ये जेन्युइन है, क्योंकि वो कहाँ से प्रूव हो, एक दफ़ा उनकी एम्बेसी से, एक दफ़ा हमारे पास, उसके बाद हमारे पास पहुंची, इट मीन्स कि ये जेन्युइन है, तो इतने रिकॉर्ड और इतने स्टैंपों के बाद पहुंची है। प्रिजम्पशन एज टू बुक, मैप्स एंड चार्ट, जितनी भी बुक, मैप्स एंड चार्ट हैं सारी किसके जरिए शाया होती हैं, गवर्नमेंट के जरिए। प्रिजम्पशन एज टू टेलीग्राफिक मैसेज, अब जो टेलीग्राफिक मैसेज है उसको भी प्रज्यूम किया जाएगा कि ये फलां की ही तरफ से आया होगा या ठीक है। अब किसने भेजा, बंदा वेरीफाई करना मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल पीटीसीएल डिपार्टमेंट मैसेज करता है किसी और डिपार्टमेंट को, वो यही प्रूव किया जाएगा पीटीसीएल का है। अब उस वक्त उस मैसेज को क्लिक करने के लिए कौन बैठा था, इसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि कोई भी बैठा हो सकता है, डिपार्टमेंट का तो वही है ना। प्रिजम्पशन एज टू टेलीग्राफिक मैसेज हो गया। प्रिजम्पशन एज टू ड्यू एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट प्रोड्यूस, वो डॉक्यूमेंट जो पेश ही नहीं किया गया उसको भी यही प्रज्यूम किया जाएगा कि जो जिन की वो भी ठीक है, जिसको लॉ के जरिए बुलाया गया है उस डॉक्यूमेंट को प्रूव यही किया जाएगा ये ठीक है, अटेस्टेशन के लिए या कुछ देखने के लिए। अब बात आ गई 100 की, प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट 30 ईयर्स ओल्ड, अब कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके मुताल्लिक ये कहा जाता है कि ये 100 साल पुराना डॉक्यूमेंट है, और सॉरी 30 साल, आर्टिकल 100 है ना, वो 100 इस पर वजह से आ गया। प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट 30 ईयर ओल्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट जिस भी कस्टडी में हो, किसी भी डिपार्टमेंट, किसी बंदे की कस्टडी में हो और उसके बारे में ये कहा जाए कि ये 30 साल पुराना डॉक्यूमेंट है, तो उसको यही समझा जाएगा कि ये ठीक है। अब सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट 30 ईयर ओल्ड, अब 30 साल पुराने डॉक्यूमेंट की जो सर्टिफाइड कॉपी है सेक्शन 101 के मुताबिक वो भी क्या है, जेन्युइन तस्वर की जाएगी कि वो डॉक्यूमेंट था ही तो उसकी कॉपी निकल आई है ना। अब बात आ गई जी हमारे पास नेक्स्ट लेवल की, 102 की।
102 में जब हम जाएंगे, द एक्सक्लूजन ऑफ ऑरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, यानी किन को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के ज़रिए या किन चीज़ों को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के ज़रिए ख़त्म किया जाए। अच्छा जी, नया चैप्टर है जी, चैप्टर नंबर 6 आ गया, 102। एविडेंस ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट्स एंड अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी रिड्यूस टू फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। इसमें यह कह रहा है कोई भी ऐसी चीज, पहले इसका टाइटल पढ़ लो, ऑफ द एक्सक्लूजन ऑफ ऑरल बाय डॉक्यूमेंट एविडेंस, यानी कोई ऐसी जुबानी शहादत जिसको डॉक्यूमेंट्री शहादत से माइनस कर दिया गया हो, खत्म कर दिया गया हो। एविडेंस ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट्स एंड अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी रिड्यूस टू फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कोई भी ग्रांट हो, कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई शर्त और शराइत हो, कुछ लिखनी हो, टर्म्स कंडीशन लिखनी हो, वो हमेशा कहाँ लिखी जाती हैं? डॉक्यूमेंट की फॉर्म में होती हैं। जुबानी कलामी शहादतें कहाँ होती हैं? अब इसके बाद हमारे पास है जी एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस ऑफ ऑरल एग्रीमेंट। अब जो ज़मानी एग्रीमेंट हुआ है उसको डॉक्यूमेंट्री एग्रीमेंट से ख़त्म कर दिया जाएगा। एक्सक्लूजन ऑफ ऑरल एग्रीमेंट, आर्टिकल 104 है, एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट टू एग्जिस्टिंग फैक्ट। एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट टू एग्जिस्टिंग फैक्ट। अब एक चीज है ही नहीं, उसके खिलाफ अगर कोई एप्लीकेशन आ जाती है, कोई डॉक्यूमेंट आ जाता है, तो जो चीज़ है ही नहीं उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा, जिसके खिलाफ कोई चीज़ आ जाएगी। कि ऐसे फर्जी तो नहीं है ना, अब हकीकत में कोई चीज़ आ गई जो फर्जी चीज़ थी उसको माइनस कर दिया गया। 105 है, एविडेंस एज टू डॉक्यूमेंट अनमीनिंग इन रेफरेंस टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स। अब वो चीज़ जिसको वाज़ेह नहीं किया गया, एविडेंस एज टू डॉक्यूमेंट अनमीनिंग इन रेफरेंस टू एग्जिस्टिंग फैक्ट। अब इसमें क्या है, 105 के मुताबिक आपने कहा जी मैंने मकान बेचना है, उसने कहा मैंने ख़रीदना है, एग्रीमेंट हो गया, मैं इसको 5 लाख रुपया देता हूँ, मैं इसको मकान देता हूँ। अब ये डिसाइड ही नहीं हुआ मकान कराची में देना है या लाहौर में देना है, ठीक है। तो इस पर अगर एक चीज़ वाज़ेह आ जाती है तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। कि बात समझ रहे हैं ना, आपका एक एग्रीमेंट हो जाता है पहले ऐसे ही कि मैंने मकान खरीदना है, वो कहता है बेचना है, पैसे हो जाते हैं, ये डिसाइड ही नहीं किया, अनमीनिंग है, फैसला ही नहीं हुआ कि वो मकान आपको देगा कहाँ और आपको चाहिए कहाँ, ये तो डिसाइड ही नहीं हुआ। अगर ऐसी चीज़ होगी तो क्या होगा, उसको डिसाइड किया जाएगा, एविडेंस के ज़रिए बताया जाएगा। वो कहेगा मैंने इस तरह की चीज़ मांगी थी, वो कहेगा मैंने आपसे ये बात की थी, वो कहेगा मैंने लाहौर में मांगा था, आप मुझे कराची के एरिया में प्लॉट दे रहे हैं। 106, एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज विच कैन अप्लाई टू वन ओनली ऑफ सेवरल पर्संस। अब एक चीज़ के मुताल्लिक आपने एक टर्म यूज़ की है आर्टिकल 106 के मुताल्लिक, अब उसका तलाक 2 चीज़ों पर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे के पास आर्टिकल है 106, 1, 2, 3 घोड़े हैं, वो आप कहते हैं जी मुझे इससे एक वाइट घोड़ा चाहिए, एक वाइट नाचने वाला है, एक वाइट भागने वाला है, एक वाइट वैसे शौकिया तौर पर घर में खड़ा हुआ है। आपने डिसाइड ही नहीं किया कि मुझे रेस वाला चाहिए, डांस वाला चाहिए या कौन सा चाहिए, आपको वाइट घोड़ा चाहिए था, यानी आप कहते हैं मुझे ये रेस वाला चाहिए, वो कहते हैं नहीं जी हमारी आपकी ये बात हुई थी, आप अपनी तरफ से प्रूव करेंगे, वो अपनी तरफ से प्रूव करेगा। Evidence as to application of language to one to two set of facts to either of which each whole correctly applies। अब इस 107 के मुताबिक दो एक सेट पर एक बात बैठती है, जोड़े पर बैठती है, उसमें से किसी एक पर अगर बात करेंगे तो वो सही नहीं होगी, दोनों की बात होगी
तो वो ठीक कंसीडर की जाएगी। अब बात आ गई 108 की। एविडेंस एज टू मीनिंग ऑफ इलीगल कैरेक्टर। Evidence as to meaning of illegal characters. Evidence may be given to show the meaning of illegal or not commonly intelligible characters of foreign, absolute, technical, local and provincial expression of abbreviations and of words used in clicker sense. अब एक बात इसमें ये करता है कि एक आपने चीज़ यूज़ की है, कोई फॉरेन चीज़ें यूज़ की हैं जिसको फर्दर आपने एक्सप्लेन ही नहीं किया, वो टर्म्स जिसको दूसरा बंदा इजीली समझ नहीं सकता, आपने कुछ टर्म्स यूज़ किए, आपने कुछ बातें यूज़ की हैं, उसको अब अंडरस्टैंड करना ही दूसरे के लिए मुश्किल है। आप कहते हैं मैंने इसके साथ ये मुआहदा किया, वो कहता है मुझे इसकी समझ नहीं थी। तो ऐसे मुआहदे के लिए वो अपनी तरफ से प्रूव करेगा और आप अपनी तरफ से। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से मुआहदा करते हैं, आप कोई चीज़ कहता है कि आप लिख के भेज दो, आप उसको चाइनीज लैंग्वेज में लिख के भेज देते हो, वो तो हो गया ना। 109 हु मे गिव एविडेंस ऑफ एग्रीमेंट वेरिंग टर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब इसमें यह कहता है कि एक डॉक्यूमेंट से उसके खिलाफ, वेरिंग मतलब खिलाफ, आप अगर शहादत देते हैं, एक डॉक्यूमेंट आपने पेश किया है, आप उसके खिलाफ शहादत दे देते हैं, तो आप अपनी तरफ से प्रूव करेंगे कि ये जेन्युइन नहीं है, वो अपनी तरफ से प्रूव करेगा ये ठीक नहीं है। 110 सेविंग ऑफ प्रोविजन ऑफ सक्सेशन एक्ट रिलेटिंग टू विल्स। अब विल का जो मामला है इसको सक्सेशन एक्ट के तहत देखा जाएगा, वो दिया गया है। द प्रोविजन ऑफ सक्सेशन एक्ट 1925 सेक्शन 5 के तहत। अब जो हमारा ये चैप्टर है ये हमें बताता है कौन से फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड, वो फैक्ट्स जिनको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं। फैक्ट्स जुडिशली नोटिसेबल नीड नॉट बी प्रूव्ड। सेक्शन आर्टिकल 111 ये हमें बताता है उन फैक्ट्स के मुतालिक जिनको साबित करने की जरूरत नहीं है, वो मामला जिनको गवर्नमेंट खुद नोटिस कर लेती है। फैक्ट्स ऑफ विच कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस। अब पाकिस्तान की आर्मी कितनी है, पाकिस्तान के अदारे कितने हैं, प्रोविंस कितने हैं, सूबे कितने, उनकी हदें क्या क्या हैं, डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, इनको आपको साबित करने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट जाने। आर्टिकल है जी 113 फैक्ट एडमिटेड नॉट बी प्रूव्ड। जो फैक्ट मान लिए जाते हैं 113 के मुताबिक उनको भी साबित करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं ए ने केस किया बी के खिलाफ, ये एक्स प्रॉपर्टी जो है मेरी है, ठीक है। ए ने केस किया बी के खिलाफ कि एक्स प्रॉपर्टी मेरी है नवीसा। अब बी कहता है जी इसकी है, उसको साबित करने की जरूरत नहीं है, बी ने मान लिया कि हाँ जी वाकई इसकी, ठीक है। अब आ गया हमारे पास एस्टॉपल 114। एस्टॉपल क्या है? बेसिकली एस्टॉपल ये है कि आप किसी बंदे को, किसी इंसान को अपने एक्ट के जरिए, अपने अल्फाज के जरिए, अपनी तकरीर के जरिए समझाते हैं, एक चीज की तरफ रागब करते हैं कि ये चीज ठीक है, और बाद में उसी बंदे को कहें कि भाई ये चीज ठीक नहीं है, तो आप उससे मुकर नहीं सकते। यानी आप अदालत में कोई स्टेटमेंट देते हैं कि ये चीज ऐसे है, अपने अमल से भी बताते हैं, अपने एविडेंस से भी बताते हैं, मामला से बताते हैं, उसके बाद उस बंदे से अगर उस अल्फाज से अपने से मुकरना चाहें तो आप नहीं मुकर सकते, क्योंकि आपकी पहली बात मानी जाएगी, दूसरी नहीं मानी जाएगी, ठीक है। इसको अब मैं पढ़ के बताता हूं। When one person has by his declaration, act or omission intentionally caused or permit another person to believe a thing to be true, एक बंदा अपने अमल से, अपने अल्फाज से, अपने मामला से एक बंदे को यकीन दिलाता है कि इस चीज को मान लो कि ये ठीक है, believe a thing to be true and shall be allowed to act upon such belief, नहीं यानी और उस पर अमल करो, उस बिलीफ पर। Neither he nor his representative shall be allowed in any suit or proceeding between himself and such person or his representative to deny the truth of that thing। एक चीज को आप सही कह देते हैं पहले अपने अमल से, अपने अल्फाज से, और दूसरे बंदे को भी उस पर मुतमिन कर लेते हैं कि इस पर यकीन करो कि ये ठीक है,
तो बाद में ना आप ना आपके कोई नुमाइंदा उस चीज को ये नहीं कहेगा कि ये गलत है। अगर आप कहेंगे भी तो आपकी वो बात नहीं मानी जाएगी, उस पर क्या लग जाएगा, स्टॉपल लग जाएगा। स्टॉपल ऑफ टेनेंट एंड ऑफ लाइसेंसी ऑफ ए पर्सन इन पोजेशन। अब एक बंदा है जिसके पास किसी चीज का लाइसेंस है, किसी चीज कोई प्रॉपर्टी है, तो वो अगर उसके पास थी तो उसकी एग्जिस्टेंस के मतलब जो बात करेगा वो मानी जाएगी। ये नहीं कि पहले वो उस चीज को ठीक कह रहा था बाद में वो गलत कहेगा तो वो नहीं मानी जाएगी। एस्टॉपल ऑफ एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बेली और लाइसेंसी। ये बिल ऑफ एक्सचेंज और बेली और लाइसेंसी का सीन ये होता है, जो बंदा बिल ऑफ एक्सचेंज या लाइसेंसी के जरिए किसी को बिल ऑफ एक्सचेंज देता है, बिल ऑफ एक्सचेंज का सीन यही होता है ना हमजा, कि एक बंदा किसी को बिल ऑफ एक्सचेंज देता है कि यार ये मेरी पेमेंट है, इस वक्त मैं आपको पेमेंट करूंगा। वो अगर ट्रांसफर करता भी है उसकी पेमेंट के लिए कि मैंने इसको पेमेंट लेनी है, ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज दिया बी को, बी ने पेमेंट किससे लेनी है, ए ने, बी से पेमेंट किसने लेनी है, सी ने। मुआहदा कितना है, 3 महीने का। इसको अब पैसे चाहिए, सी ने पैसे मांगे हैं बी से, बी के पास क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज पड़ा हुआ ए का कि मैंने 3 महीने के बाद लेने हैं ए से। अब सी कहता है नहीं भाई जो तूने मेरे देने हैं वो मुझे दे दो। अब बी क्या करेगा, वो बिल ऑफ एक्सचेंज किसको दे देगा, सी को। यानी अब बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ना, जब इसने दे दिया ए ने बी को, अब बिल ऑफ एक्सचेंज जारी करने के बाद ए इस चीज से मुकर नहीं सकता कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज मेरा नहीं है या मेरे से रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि जब इसने इसको दिया है, एक बात का इसने यकीन दिला दिया कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज मेरा है, मैं 3 महीने बाद आपको पैसे दूंगा, वो उस पर पाबंद है, बाउंड हो गया, अब उससे नहीं वो मुकर सकता। वो अगला बंदा बिल ऑफ एक्सचेंज चाहे जिसको मर्जी दे दे। अब बात आ गई जी हमारी आर्टिकल 117 की। बर्डन ऑफ प्रूफ, साबित करने का जो बर्डन है वो किस पर है। बर्डन ऑफ प्रूफ, अब बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है, कोई भी बंदा कोर्ट में जाता है, उसकी ख्वाहिश होती है कि मेरे मुताबिक, मेरी मर्जी के मुताबिक या जो मैं क्लेम कर रहा हूँ उसके मुताबिक फैसला हो या जजमेंट आए, तो उसको प्रूव करना पड़ेगा पहले अपना मैटर, ठीक है, उस पर ही है। आर्टिकल है जी 118, ऑन होम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज। इसका भी वही है, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर ही है जो एक चीज को मांगता है, क्लेम करता है। अब इसमें 118 में एक और कंसेप्ट है कि अगर ए पार्टी एक चीज क्लेम कर रही है, अगर उसके पास एविडेंस नहीं है तो बर्डन ऑफ प्रूफ दूसरी पार्टी पर शिफ्ट हो जाएगा कि आप बताओ आपका ये कैसे बनता है फिर, ठीक है, क्योंकि अगर वो तो साबित नहीं कर, उसके पास ये चीज़ों की कुछ कमी है, तो आप कहते नहीं जी मेरी है, आपकी कैसे आप सबूत दो उसके मतलब, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए का बी के दरमियान इशू चल रहा है इस प्रॉपर्टी के मतलब, एक के पास कुछ डॉक्यूमेंट है, उसके बाद उसके पास ख़त्म हो गए, वो अदालत कहती है ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। अब बी की जिम्मेदारी जी हाँ जी आप शो करो इस मकान के मतलब आपके पास क्या है, बर्डन ऑफ प्रूफ क्या शिफ्ट हो जाएगा, बी की। बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट, अब बर्डन ऑफ प्रूफ ये है कि एक बंदा 19 के तहत एक चीज का अतराफ करता है, मान लेता तो फिर तो उसको साबित करने की जरूरत नहीं ना, लेकिन अगर एक बंदे पर इल्जाम लगाया जाता है कि ये चोर है, तो पहले उसको साबित किया जाएगा कि इसने चोरी की भी है कि नहीं की। जो इल्ज़ाम लगाता है प्रोसिक्यूशन होता है, जो मुस्तगीस होता है वो उसको साबित करता है इसने मेरा ये माल उठाया, ये चीज़ें। अब उसके अलावा वो कहेगा, वो अपनी बेगुनाही साबित करेगा कि मैंने नहीं किया, ऐसे है, ये वैसे है, ठीक है। आर्टिकल है 20, द बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रूव टू मेक एविडेंस एडमिसिबल। अब इसमें जब आर्टिकल 19 की बात आती है, इसमें प्ली ऑफ एलिबाई का भी एलिमेंट, इसमें प्ली ऑफ एलिबाई का एलिमेंट ऐसे है आर्टिकल 19 में, इसकी एग्जांपल पढ़ो दूसरी, बी विशेस टू कोर्ट टू बिलीव दैट एट द टाइम व्हेन क्वेश्चन ही वाज एल्सवेयर ही मस्ट बी प्रूव इट। और समझ आ गई,
इसके इलस्ट्रेशन नंबर 2 पढ़ो ना, बी, समझ आ गई। बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रूव टू मेक एविडेंस admissible. The burden of proving any fact necessary to be proved in order to enable any person to give evidence of any other fact is on the person who wish to give such evidence. अब आर्टिकल 20 क्या बताता है इसमें काशिफ साहब? आर्टिकल 20 ये बताता है कि एक बंदा कहता है कि ये गवाही फलां के बंदे की है, ये यानी फलां की डाइंग डिक्लेरेशन है। ए कहता है ये बी की डाइंग डिक्लेरेशन, स्टेटमेंट मर्ग है, यानी जो उसने आखिरी स्टेटमेंट दी है। ए पर एक और बर्डन ऑफ प्रूफ आ गया, पहले ये प्रूव करे कि बी मरा भी है कि नहीं मरा। ठीक है, अगर ए एक चीज को क्लेम कर रहा है कि ये स्टेटमेंट बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रूव टू बी मेकिंग एविडेंस एडमिसिबल, वो ये कहता है कि इस चीज को माना जाए। माना तो स्टेटमेंट को बाद में जाएगा ना, पहले ये प्रूव किया जाएगा बी की। वो कहता है ये स्टेटमेंट किसकी है? बी की डाइंग डिक्लेरेशन है। डाइंग डिक्लेरेशन वो स्टेटमेंट है जो बंदा मरने से पहले दे के जाता है, मर रहा और वो कोई स्टेटमेंट दे जाए, वो होती है डाइंग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। अब बी की डाइंग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट तो बाद में मानी जाएगी, पहले ए को ये साबित करना होगा कि बी मरा भी है या नहीं। 21 प्रूविंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट केस ऑफ अक्यूज्ड कम्स विद एन एक्सेप्शन। एक बंदा कहता है कि जी मैंने कोई काम सेल्फ डिफेंस में किया है, यानी ये जर्नल एक्सेप्शन में केस आता है, ये जुर्म बनता ही नहीं है, ये ऐसे है वैसे है। पहले उसको प्रूव करना होगा, जो वो प्ली ले रहा है कि ये केस मेरा जर्नल एक्सेप्शन में आता है, मेरे पास इसमें प्रिविलेज है, तो उसको प्रूव करना होगा भाई किस तरह प्रिविलेज है। ठीक है, आर्टिकल 22 बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट इजी स्पेशली विद इन नॉलेज। अब एक केस है, उसके मुताल्लिक एक बंदा कहता है मुझे इस चीज के मुताल्लिक पूरा नॉलेज है, क्लेम करता है। अब जो इस चीज को क्लेम कर रहा है ना, मुझे इस चीज पर अबूर है, फुल कॉन्फिडेंट हूं मैं इस चीज के मुताल्लिक, तो बर्डन ऑफ प्रूफ भी उस पर ही है। भाई इसको साबित करो कि कैसे तुझे इस चीज का पता है। कोई कहता है कि मैंने इसको देखा था, इसने मारा है। हाँ भाई, अगर तुझे पूरा इल्म है कि तू आई विटनेस है उस चीज का, तो तू साबित कर कि कब मारा, किस तरह मारा, कौन कौन था, कैसे था, कितने लोग थे। ठीक है, आर्टिकल है 123 बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ ऑफ पर्सन नोइंग टू हैव बीन अलाइव विद इन 30 ईयर्स। अब एक बंदा कहता है कि मैं जानता हूं ये बंदा जिंदा था, ये मरा नहीं। जो बंदा कहता है ये जिंदा है, 30 साल से जिंदा है, वो उसको साबित भी करेगा कि वो किधर है भाई, जिसके मुताल्लिक तू कह रहा है फलां बंदा जिंदा है, वो अब किधर है। अगर जिंदा की तू उसकी एग्जांपल दे रहा है, उसकी हामी भर रहा है, तो उसको साबित भी करो, उसको सामने लाओ, मंजर आम पर लाओ, ताकि उसको साबित किया जाए कि वो वाकई ही जिंदा है भी कि नहीं। बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ ए एज टू रिलेशनशिप इन केस ऑफ पार्टनर्स, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट्स, प्रिंसिपल एंड एजेंट। अच्छा 24 रह गया। द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट person is alive who has not been heard of for 7 years। अब इसके बाद आ गया, सॉरी पहला था डेथ का, ये है अलाइव का। एक बंदा अगर 7 साल से नहीं दिखा और एक बंदा क्लेम कर रहा है कि ये बंदा जिंदा है, तो उसको प्रूव करना पड़ेगा। और 23 में वो ये कहता है कि एक बंदा मर गया है, पिछले 30 साल से हमने नहीं देखा, तो उसको साबित करना होगा कि ये वो मरा भी है कि नहीं है। Burden of proof as a relationship to in the case of partners, landlord and tenants, principal and agent। अब एक बंदा जिम्मेदार और उसका मज़ारे का ताल्लुक है, एक बंदा बिजनेसमैन है और एक उसने एजेंट रखा हुआ है, और एक वो क्या कहते हैं किराएदार है और एक मालिक मकान है। तो उसके रिलेशन को साबित करने के लिए जो भी क्लेम करेगा वो उसको साबित करेगा। अगर मालिक मकान कहता है ये मेरा किराएदार है, तो वो साबित करे भाई कैसा किराएदार था, तो उन्हें इसको ज़मीन दी थी, दुकानदार यानी कोई शॉप दी थी, कोई मकान दिया था, क्या दिया था, वो जो भी चीज़ क्लेम करेगा वो उसको साबित करेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ऑनरशिप। एक बंदा ये कहता है कि ये चीज़ की ऑनरशिप मेरी है। ऑनरशिप कैसे है जी, इसकी पोजेशन मेरी है, ये मेरे नाम है, मेरे वालदैन के नाम है, फलां फलां फलां, ऐसे मेरे पास ट्रांसफ़र हुई, उसकी मलकियत को जाहिर करेगा। 127 प्रूफ ऑफ गुड फेथ इन ट्रांजैक्शन वेयर वन पार्टी इज इन रिलेशन ऑफ ए एक्टिव कॉन्फिडेंस। यानी
इसमें ये कहते हैं कि आपका किसी के साथ अच्छा ताल्लुक है और आप उसको प्रूव करेंगे तो उसके लिए बर्डन ऑफ प्रूफ भी आप पर, यानी फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मेरा फलां वजीर के साथ ताल्लुक है, वो बर्डन ऑफ प्रूफ भी आप पर ही है, क्योंकि ताल्लुक को क्लेम आप कर रहे हैं, वो नहीं कर रहा। या आप एक एडवोकेट के साथ कहते हैं मेरा उसके साथ लेन देन है, तो भाई कैसा लेन देन है, कोई मीटिंग दिखाओ, कुछ लेन देन दिखाओ, कुछ शो तो करो ना उसको। आर्टिकल है जी 38, बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। शादी के दौरान जो बच्चा पैदा होगा वो जायज कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। बच्चे की लेजिटिमेसी को जो आर्टिकल डील करता है वो आर्टिकल 128 है, ठीक है। 128 आर्टिकल, इसमें दो चीजें हैं। आर्टिकल 128 लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड, इसमें यह है कि 6 मंथ के अंदर एक हस्बैंड वाइफ है, उनका रिलेशन है, 6 महीने के अंदर बच्चा पैदा हो जाता है, वो बच्चा जायज है, ठीक है। दूसरा इसका एक कंसेप्ट और है, औरत डाइवोर्स हो गया मर्द और औरत के दरमियान, ठीक है, और औरत ने 2 साल के अंदर शादी नहीं की और 2 साल के अंदर कोई बेबी पैदा हो जाता है, कोई बच्चा पैदा हो जाता है, वो भी उसी बंदे के साथ रिलेट करेगा, पिछले हस्बैंड के साथ। लेकिन इस चीज का तलाक जो है नॉन मुस्लिम पर नहीं है, ठीक है। नहीं, इतनी स्पीड नहीं, 4 महीने वाली गल नहीं थी वो, फिर है ना आखो के वो एक ऐसा सीन था, अब डिस्कस नहीं करना। मेरे पास एक केस आया, उसमें बताया क्या गया, ननकान केस था मेरे एक दोस्त का, हस्बैंड वाइफ थे, यानी निकाह हुआ था, घर वालों ने रुखसती नहीं की थी। अब ये लेक्चर साहब ने देखना तो बुरी बात है, वैसे होता क्या था, हस्बैंड वाइफ थे, निकाह हुआ था, होता कि अक्सर लोग निकाह कर लेते, रुखसती नहीं करते, वो बेचारे थोड़े हुए थे दोनों ही वो आपस में मामलात करते रहते थे, रिलेशन उन्होंने बना लिया। बज़ाहिर उन्होंने गुनाह नहीं किया था क्योंकि वो जायज़ था उनके लिए, क्योंकि हस्बैंड वाइफ थे, लेकिन वो पकड़े गए, यानी जो उसकी बीवी थी वो प्रेग्नेंट हो गई। अब वो बंदा मुझे फ़ोन करके कहता सर मेरे पे वो क्या कहते 376 तो नहीं लगे, कि मैंने कहा कंजर तेरी बीवी है, चाहे जो मर्जी कर लें, वो इस चीज़ से तो डिनाई नहीं ना कर सकते, इतने बड़े मजमे में तेरा निकाह हुआ है धूमधाम में, चाहे रुखसती अभी नहीं हुई लेकिन बीवी वो तेरी ही है, लिहाजा वो इस पर तेरे पर 376 नहीं लगेगी। अच्छा, द कोर्ट में प्रज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स, कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं कि जिसको कोर्ट खुद प्रज्यूम कर लेता है, वो बिजनेस का लेन देन होता है, लोगों का आपस में चाल चलन होता है, उसको लॉ खुद ही प्रज्यूम कर लेता है कि ये आपस में हैं। अब बात आ गई है जी नए चैप्टर में, अल्हम्दुलिल्लाह हम इधर पहुंचे हैं। एक 130 ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, एक जो गवाह है उसको एग्जामिन कैसे किया जाएगा, ठीक है। अब इसमें दो चीजें, ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। अब ये बताता क्या है, 130 सिविल केस होगा तो उसको सिविल प्रोसीजर डील करेगा एविडेंस करवाने के लिए, क्रिमिनल केस होगा तो उसको क्रिमिनल डील करेगा। आर्टिकल 30 नबी साहब, आर्टिकल 30 के मुताबिक सिविल केस होगा तो उसको सिविल प्रोसीजर डील करेगा, और क्रिमिनल केस होगा तो उसको क्रिमिनल प्रोसीजर डील करेगा। और शाहजी लिख लो, बाद में आपने भूल जाना है। 131 आर्टिकल, जज टू डिसाइड एज द एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस व्हेन ईदर पार्टी proposes to give evidence of any fact, the judge may ask the party to proposing to give evidence in what manner the alleged that। अब इसमें क्या कहना चाह रहे हैं 32 में, कि जज के पास अख्तियार है कि वो किन सवालात को मानेगा और किन एविडेंस को नहीं मानेगा, यानी जितनी एविडेंस है ना उसमें वो डिसाइड करेगा कि कौन कौन सी चीज जो केस से एडमिसिबल है केस के लिए और कौन कौन सी इररेलेवेंट है। अब आ गया जी हमारे पास आर्टिकल 132, एग्जामिनेशन इन चीफ। इब्तदाई सवाल,
बेसिक सवाल, द एग्जामिनेशन ऑफ ए विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम शैल बी कॉल हिज एग्जामिनेशन इन चीफ। जो बंदा अपने गवाह पर सवाल करता है, अपने ही गवाह पर सवाल करता है, वो क्या है? एग्जामिनेशन इन चीफ है। जो एडवर्स पार्टी करती है वो क्या करती है? क्रॉस एग्जामिन करती है। उसके बाद क्रॉस एग्जामिन के बाद जो वकील अपने ही गवाह पर सवाल करता है उसको कहते हैं री एग्जामिनेशन। 133 ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन। अब ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन क्या है जी? पहला तरीकेकार क्या है? पहले होगा एग्जामिनेशन इन चीफ, फिर होगा क्रॉस, फिर अगर एग्जामिनेशन री एग्जामिनेशन हुआ है क्रॉस के बाद, अगर आपका दिल है तो आप उसको री एग्जामिनेशन कर सकते हैं। री एग्जामिनेशन के बाद एडवर्स पार्टी उसको क्रॉस भी कर सकती है, री क्रॉस एग्जामिनेशन भी कर सकती है। ये क्या है? ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन। ये तरीकेकार है एविडेंस का। 130, अच्छा 34 पे चली गए। 134 है क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन कॉल टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट। ए पर्सन समन टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट। जिस बंदे को सिर्फ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बुलाया जाए उसको आप एज ए विटनेस क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उसको बुलाया ही जस्ट इतने के लिए कि मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए। विटनेस टू कैरेक्टर, द विटनेसेस कैरेक्टर में बी क्रॉस एग्जामिन एंड री एग्जामिन। जो कोई कैरेक्टर की बात आ जाए तो उस पर आप क्या कर सकते हैं? गवाह को, उसके चाल चलन को क्रॉस भी कर सकते हैं, री क्रॉस भी कर सकते हैं। लीडिंग क्वेश्चन 136। लीडिंग क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन बेसिकली होते हैं? लीडिंग क्वेश्चन ये बेसिकली जाता है 136 से 128 तक। लीडिंग क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो किसी को तरगीब देने के लिए, हदायत देने के लिए पूछे जाते हैं। लीडिंग क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिस केस के मुताल्लिक कोई इशारा दिया जा रहा हो, जिसमें कोई तरगीब दी जा रही, कोई हदायत दी जा रही हो। कि आगे पढ़ो फिर बताते हैं। 137 है व्हेन लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नॉट बी आस्क्ड। आप लीडिंग क्वेश्चन कब नहीं पूछ सकते? 137 के मुताबिक आप लीडिंग क्वेश्चन तब नहीं पूछ सकते जब एडवर्स पार्टी ऑब्जेक्शन उठाए। इसको लिख लो वन लाइनर में, फिर आप लोगों ने भूल जाना। लीडिंग क्वेश्चन आप तब नहीं पूछ सकते जब दूसरी पार्टी एतराज करे। When leading question may be asked, लीडिंग क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन में आप पूछ सकते हैं। अब उसके बाद 139 एविडेंस एज टू मैटर इन राइटिंग। Evidence as to matter in writing, any witness may be asked whilst under examination whether any contract, grant or other disposition of property as to which he is giving evidence was not contained in a document, and if he was, he says that it was, or he is about to make any statement as to the consent of any document। यानी इसमें वो कह रहा है ऐसे मामलात जिन पर तहरीरी तौर पर कोई डॉक्यूमेंट पेश हो, जिस पर कोई तहरीरी डॉक्यूमेंट मौजूद हो, उस पर भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और उस पर इन राइटिंग आप जो चीज़ आपके पास है ना उस पर क्वेश्चन और एविडेंस आप ले सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आ गया ना उस पर आप सवाल जवाब कर सकते हैं। 140 है क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग। आपने कुछ पिछली राइटिंग स्टेटमेंट दी हुई है, उस पर भी आप क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा होता है ना कि कोई आपने साबका बयान दिया हो, उस पर भी क्रॉस करने की इजाजत है। 141 क्वेश्चन लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन। अब ये कहते हैं कि क्रॉस एग्जामिनेशन में रेलिवेंट सवाल पूछने चाहिए, फजूलियात सवाल से दूर रहना चाहिए। When witness to be compelled to answer,
115 में चले जाओ। हाँ खाली 15। बाउंड टू आंसर when witness to be compelled to answer if any such question relate to a matter relevant to the suit proceeding। अब एक क्वेश्चन पूछा गया जो रेलिवेंट टू क्वेश्चन है, रेलिवेंट टू सूट है, उसके मुताल्लिक आपसे जो सवाल पूछा गया आप उसका आंसर देने के लिए हमजा बाउंड है आर्टिकल 15 और 142 के तहत। आर्टिकल है जी 143 कोर्ट टू डिसाइड व्हेन क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड एंड व्हेन विटनेस कंपेल्ड टू आंसर। अब इसमें यह है कि अदालत के पास अख्तियार है, अदालत फैसला करेगी कि कौन से क्वेश्चन के लिए कंपेल किया जाना चाहिए और कौन से क्वेश्चन के लिए कंपेल नहीं किया जाना चाहिए, ये अदालत के पास अख्तियारात हैं। 144 है क्वेश्चन नॉट टू बी आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड। कोई भी क्वेश्चन जो है 144 आर्टिकल के तहत आप बगैर किसी रीजनेबल ग्राउंड के मुतालिक नहीं पूछ सकते। ऐसे ही आज आपने खाना क्या खाया, वो भाई इसका केस क्या ताल्लुक, क्या पता वो भूखा आया हो। 145 प्रोसीजर ऑफ कोर्ट इन केस ऑफ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड। इफ द कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन दैट एनी सच क्वेश्चन वाज आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड it was asked by any advocate report the circumstance of the case to the high court or other authority to which such advocate is subject to the exercise of his profession। अब कोई केस को रिलेट करके विदाउट एनी रीजनेबल ग्राउंड एक एडवोकेट सवाल पूछ सकता है, यानी किसी चीज़ के मुताल्लिक किसी ग्राउंड के मुताल्लिक आप उसको रेलिवेंट कर रहे हो आप उसके मुताल्लिक पूछ सकते हैं। 146 है इनडिसेंट एंड स्कैंडलस क्वेश्चन, यानी इनडिसेंट और स्कैंडलस जो क्वेश्चन है वो आप किसके मुताल्लिक पूछ सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन जो किसी को किसी फैक्ट इन इशू के मुताल्लिक इशारा कर रहे हो, उसको भड़का रहे हो, भड़काने का मकसद क्या है कि ये सच उगले। स्कैंडलस और इनडिसेंट क्वेश्चन वो होते हैं जो किसी को जलील करने के लिए, बेइज्जत करने के लिए गंदे सवालात किए जाएं। 147 प्रोसीजर ऑफ कोर्ट इन केसेस ऑफ डेफामेशन लाइबल एंड स्लैंडर। अब डेफामेशन हत्के इज्जत के जितने भी मामलात हैं, अब कोर्ट उस पर फैसला देने से पहले ये सोचेगी, ये डिसाइड करेगी, हत्के इज्जत के क्वेश्चन हो या मामलात हो, उस पर फैसला देने से पहले कोर्ट पहले डिसाइड करेगी कि आया ये हत्के इज्जत हुई भी है या नहीं हुई, डेफामेशन हुई भी है या नहीं हुई। आर्टिकल है जी हमारे पास 58 क्वेश्चन इंटेंड टू इंसल्ट और अनॉय। इसमें कहता है कि द कोर्ट शैल फॉरबिड any question which appears to it to be attempt to insult or annoy or which through the proper itself appear to the court needlessly or offensive in form। ऐसे क्वेश्चन करने की इजाजत नहीं देगी, मना कर देगी, जिसका मकसद जस्ट तंग करना हो, अगले बंदे की इंसल्ट करना हो। ठीक है। 149 एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू कॉन्ट्रैक्ट आंसर, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट है ये करेक्ट है, अच्छा, एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू कॉन्ट्राडिक्ट आंसर टू क्वेश्चन टेस्टिंग वर्सिटी। अब कॉन्ट्राडिक्ट इसमें क्या कहता है कि मुतबादल क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं या हद के इज्जत वाले क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं ताकि जो विटनेस है उसकी वर्सिटी, उसकी लॉयल्टी, उसकी रियलिटी को चेक किया जाए कि विटनेस सच्चा भी है या झूठा है। ठीक है, उसकी एहलियत को चेक करने के लिए उसके खिलाफ क्वेश्चन कुछ पूछे जाएंगे। अब 150 आर्टिकल है 150 क्या है जी, हॉस्टाइल विटनेस। क्वेश्चन बाय पार्टी टू हिज ऑन विटनेस, द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन परमिट द पर्सन हु कॉल्स ए विटनेस टू पुट एनी क्वेश्चन टू हिम विच माइट बी इन क्रॉस एग्जामिनेशन बी द एडवर्स पार्टी। वो क्वेश्चन जो एडवर्स पार्टी को करना चाहिए, आप अपने ही बंदे से कोई पूछते हैं और उससे वो बंदा मुनहर्रफ हो जाता है, जो आपने पहले स्टेटमेंट दी होती है उससे आप मुकर जाते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में या री क्रॉस एग्जामिनेशन में, तो वो क्या होगा, वो विटनेस क्या हो जाएगा,
हॉस्टाइल विटनेस हो जाएगा, जो मुनहर्रफ अरकान है। इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ ए विटनेस, आप जो विटनेस है उसकी इज्जत पर, उसके विटनेस के सही होने पर एतराज़ात जो हैं वो नहीं करेंगे कि ये क्या है। अगर उसने कोई ब्राइब वगैरह ली है तो फिर आप कर सकते हैं। वाज़े तौर पर अगर कोई रिश्वत सतानी बंदा है, कोई करप्ट बंदा है तो फिर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर वो ऐसा बंदा नहीं है तो आप उसकी इज्जत पर कोई बात नहीं करेंगे हैं कि ये विटनेस ठीक नहीं है, इस पर एतबार नहीं करना चाहिए, इसकी स्टेटमेंट रिलायबल नहीं है। अगर वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व है तो फिर ठीक है, अगर इन्वॉल्व नहीं है तो आप नहीं कर सकते। क्वेश्चन टेंडिंग टू corroborate एविडेंस ऑफ रेलिवेंट फैक्ट एडमिसिबल। अब इसमें क्या कहता है, क्वेश्चन टेंडिंग टू corroborate एविडेंस ऑफ रेलिवेंट फैक्ट एडमिसिबल, वो फैक्ट जिनको एक दूसरे के जरिए साबित किया जाना हो। कैसे? When a witness whom it is intended to corroborate give evidence of any relevant fact, he may be questioned as to any other circumstances which he observed at or near to the time or place at which such relevant fact occurred, if the court is of opinion that such circumstances, if proved, would corroborate the testimony of the witness as to the relevant fact which is the testifies। अब जिस चीज़ के मुताल्लिक़ एक गवाही दी जा रही है कि ये बंदा उस वक्त उस प्लेस पर कोई चोरी कर रहा था या कोई काम और हरकत, डाका डाल रहा था, डकैती कर रहा था, तो वो एडमिसिबल तब होगी पहले उस चोरी और उस सारी चीज़ को प्रूव किया जाएगा। 153 फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ विटनेस में बी प्रूव्ड टू corroborate लेटर टेस्टिमनी एज टू सेम फैक्ट। अब जो साबका बयान है उससे अगर आप corroborate करते हैं तो उसको भी वाज़े तौर पर मेंशन किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपने कोई स्टेटमेंट दी हुई है पहले, अब नई स्टेटमेंट जो है उससे corroborate कर रही है या नहीं कर रही, वो एक रेलिवेंट चीज़ है, उसको भी मेंशन किया जाएगा। और जो वो क्या कहते हैं ना, बेनिफिट ऑफ डाउट, वो इसी चीज़ से निकलता है जब आप साबका स्टेटमेंट से मुनहरफ हो रहे हो, यानी अब कुछ कह रहा है, पीछे कुछ कह रहा था। आर्टिकल 154, what matters may be proved in connection with proved statement relevant under article 46 और 7। 46 बेसिकली क्या था? डाइंग डेक्लरेशन, वो बंदा जिनको एज एम विटनेस हम पेश नहीं कर सकते। उसके बाद ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन जो है, तो इसमें ये कहता है कि वो भी इंफॉर्मेशन जो है क्या है, वो रेलिवेंट है। When is any statement relevant under Article 46 or is proved, all matter may be proved either on in order to contradict or corroborate it or to impeach or confirm the credit of the person by whom it was made, which might have been proved if that person had been called as a witness and had denied upon cross examination truth of the suggested thing। एक चीज़ पहले उसने बता दी है कि ये चीज़ इससे रिलेट करती है, फिर उससे मुकर गया, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, वो corroborate करती हैं। पहले एक चीज़ कहता है कि ये इससे रेलिवेंट है, फिर कहता है वो रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, अब 155 आ गया, रिफ्रेशिंग मेमोरी। एक पुलिस वाला है और वो जब, या कोई भी विटनेस है, वो जब आता है तो वो कहता है जी मैंने जो पीछे स्टेटमेंट दी हुई है 161 का बयान दिया हुआ है CRPC के तहत, मुझे पहले वो देखने दिया जाए। तो आर्टिकल 155 के तहत उसको मेमोरी रिफ्रेश करने की इजाज़त है। ठीक है, आर्टिकल है 156, टेस्टिमनी टू फैक्ट स्टेटेड इन डॉक्यूमेंट टू बी इन आर्टिकल 55। अब वो डॉक्यूमेंट जो आपने 155 के तहत स्टेटमेंट दी है, ए विटनेस में आल्सो टेस्टिफाई फैक्ट मेंशन इन एनी सच डॉक्यूमेंट एज इन मेंशन इन आर्टिकल 50, although he be no specified recollection of the facts themselves, if he is sure that the facts were correctly recorded in the document। अगर उसको पता है कि जो वो बात कर रहा है, जो डॉक्यूमेंट या जो इन्फॉर्मेशन उसने कलेक्ट की है वो करेक्ट है, तो उसको दोबारा वो पीछे वाली स्टेटमेंट रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, कलेक्ट करने की ज़रूरत
नहीं है। राइट ऑफ एडवर्स पार्टी एज राइटिंग यूज टू रिफ्रेश मेमोरी, एनी राइटिंग रेफर टू अंडर दिस प्रोविजन ऑफ द टू लास्ट प्रोसीडिंग आर्टिकल्स। अब आप एक केस के मुताल्लिक एविडेंस करवाने के, फॉर एग्जांपल काफ़ी दिनों के बाद दोबारा पेशी लगी है, तो आप पिछले 2 तारीखों की 2 पेशियों की प्रोसीडिंग देख सकते हैं ताकि मुझे आइडिया हो, मैं केस की तरतीब सेट रखूं। ठीक है, पीछे क्या क्या चलता आ रहा है, आगे क्या होना है। प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, ए विटनेस समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट शैल इफ इट इज इन हिज पोजेशन और पावर ब्रिंग इट टू कोर्ट नॉटविथस्टैंडिंग एनी ऑब्जेक्शन। जिस बंदे के पास कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, अब वो बंदा उस डॉक्यूमेंट को पेश करने के लिए बाउंड है, जो एक केस में मेंशन है कि इसके पास ये चीज है। ठीक है। 159 गिविंग एज एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट कॉल्ड फॉर एंड प्रोड्यूस ऑन नोटिस। एक डॉक्यूमेंट के लिए अगर नोटिस दिया गया, व्हेन एनी पार्टी कॉल फॉर ए डॉक्यूमेंट व्हाइल ही हैज गिवन द अदर पार्टी नोटिस टू प्रोड्यूस एंड सच डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस्ड एंड इंस्पेक्टेड बाय द पार्टी कॉलिंग फॉर इट्स प्रोडक्शन, ही इज बाउंड टू गिव इट्स एविडेंस इफ द पार्टी प्रोड्यूसिंग इट रिक्वायर हिम टू डू सो। अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को कहती है ये डॉक्यूमेंट लाया जाए, हमने उसको देखना है, हमने उसको इंस्पेक्ट करना है, उसकी इंस्पेक्शन करनी है, तो वो डॉक्यूमेंट लाने के लिए वो बाउंड है ताकि उसको देखा जाए, हक़ाइक़ तक पहुंचा जाए। आर्टिकल है जी 160 यूजिंग एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन ऑफ विच वाज रिफ्यूज्ड ऑन नोटिस। व्हेन ए पार्टी रिफ्यूजेस टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट विच ही हैज हैड नोटिस टू प्रोड्यूस, ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड यूज द डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट के लिए एक बंदे को नोटिस किया गया कि इसको लाओ, वो नहीं लाता आफ्टर नोटिस, अब दोबारा वो बंदा उस डॉक्यूमेंट को एज एविडेंस यूज नहीं कर सकता। 161 जज पावर टू पुट क्वेश्चन और ऑर्डर प्रोडक्शन। अब इसमें यह है कि जितने भी एक केस में क्वेश्चन हुए हैं, इररेलेवेंट चीजें हुई हैं या रेलिवेंट हुई हैं, जज के पास भी इख्तियार है कि अगर उसको लगे कि ये चीज इररेलेवेंट है तो वो रेलिवेंट क्वेश्चन पुट कर सकता है। ठीक है, क्रॉस भी कर सकता है। of improper admission and rejection of evidence, no new trial for improper admission or rejection of evidence। अब एक चीज रिजेक्ट कर दी गई है और उसको माना ही नहीं गया, तो उसके लिए नया ट्रायल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जो खत्म होगी सो खत्म होगी। चैप्टर नंबर है जी 12, डिसीजन ऑफ केसेस ऑन द बेसिस ऑफ ओथ। जो भी एक्सेप्टेंस ऑफ डिनाइल ऑफ क्लेम ऑन ओथ, इसमें क्या है, इसमें हलफ पर जो भी बंदा शहादत देगा, हलफ पर देगा। When the plaintiff takes oath in support of his claim, the court shall, on the application of the plaintiff, call upon the defendant to deny the claim on oath। जब प्लेंटिफ आके ओथ पर कहता है कि मैं हलफ देता हूं मैंने ये चीज ली, तो डिफेंडेंट के लिए भी यही है कि वो आगे ऑन ओथ डिनाई कर सकता है, यानी जो भी आगे एविडेंस देगा वो ऑन ओथ करेगा। उसके बाद ये मिसलीनियस आर्टिकल है 160 प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस दैट हैज़ बिकम अवेलेबल बिकॉज ऑफ मॉडर्न डिवाइसेस। आर्टिकल 164 जितनी भी मॉडर्न डिवाइसेस हैं, टेप रिकॉर्डर है, कैमरा है, वीडियोज़ है, ऑडियो है, कोई कैसेट है, कोई फिल्म है, कोई मूवी है, वो सारी क्या हैं, वो मॉडर्न डिवाइसेस में आती है आर्टिकल 164 में, वो सारी एडमिसिबल है। 165 ऑर्डर टू ओवरराइड other laws, the provision of this order shall affect notwithstanding anything contained in any other law for the time being enforced। कोई भी लॉ इसको प्रिवेल ओवरराइड नहीं कर सकता। और आर्टिकल 166 है ही नहीं, वो ख़त्म कर दिया गया है। ये था हमारा कानूनी शहादत ऑर्डर। अगर आप इसको सुनने के साथ साथ आपने नोटबुक रखी हो, 1 लाइनर लिखते जाएंगे, तो आपकी सालों की मेहनत 1 घंटे 1.5 में हो जाएगी।